बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। और सुबह की सोच के साथ मैं हूं नम्रा तारिक। मैं हुसैन लियाकत। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद जी, आया नू बखैर रागले। आप जहां भी हैं, जिस तरह भी हैं, हमें देख रहे हैं, आपको कहते हैं खुश आमदीद। और जिस तरह से मैं और निमरा पहुंचे हैं ये शो करने के लिए, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत में हुआ है। आपकी अगर मोहब्बत ना होती, आपकी चाहत ना होती, आप सबको, तो मेरा ख्याल है कि हम नहीं पहुंच सकते। तो हमें वैसे ये ठीक आपने कहा कि हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जिस मुश्किल से हम आज ऑफिस पहुंचे। निमरा, मैं 6:15 में घर से निकला था। हाँ। और मैंने तमाम तर रास्ते देखे, फैजाबाद देखा, तरामड़ी देखा, तरामड़ी बंद था। फिर एक चोर रास्ते से मैं तरामड़ी वाली साइड पे आया, फिर वहां से मैं बन्नी गाला गया। अच्छा। बन्नी गाला से मुझे एंड टाइम पे किसी ने बताया कि यहाँ से सिर्फ टुवर्ड्स मरी रास्ता खुला हुआ, आप वापस जाइए। वहां से वापस आया, फिर रावल डैम पे आके स्टक हुए। 8:15 पे हम स्टक हुए और फिर वहां पे मैंने एक फेसबुक लाइव किया। अच्छा। उसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ कि वो फेसबुक लाइव करने के बाद मेरे पास मीडिया के दोस्त आ गए। मोहसिन इजाज साहब हैं, फिर तौसीफ साहब है, वो आए। उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा इनको जाके एसईओ की कार्ड तो दिखा देते हैं। फिर उनको एसईओ की कार्ड दिखाया, उन्होंने आगे से 1-2 गाड़ी मूव करवाई और वो गाड़ी मूव करते करते 20 से 25 मिनट लग गए। अरे देख लें, और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी इसी तरह बड़ी मुश्किल से आज पहुंचा। और आते हुए रास्ते में भी यही सोच रही थी कि चाहे कोई भी सूरत हाल हो, बाकी लोगों को छुट्टी हो जाती है, लेकिन मीडिया के लोगों को एक तो छुट्टी भी नहीं होती है। और ये फिर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इस तरह के हालात में तो ज्यादा हमें गाइड करना पड़ता है लोगों को, और अवेयरनेस देनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। उसके लिए मीडिया के लोग भाई पहुंचे होते हैं। और आप लोगों का अब यहाँ पे, हम लोगों ने जहाँ पे अपना फर्ज अदा किया है, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि जहाँ इतनी मोहब्बत से हम लोग सब कुछ छोड़ के आते हैं आप लोगों के लिए इतनी मुश्किल से, तो हमारा प्रोग्राम एटलीस्ट जरूर देखा। बिल्कुल ऐसे है। और मैंने आज निमरा बारात भी देखी है, मैंने आज एम्बुलेंस भी देखी है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि दुनिया में अगर एसईओ की कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे और बिजनेसेस आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एसईओ होती है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है। अनफॉर्चुनेट है हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कि हमें रास्ते बंद करने पड़ते हैं, हर चीज बंद करनी पड़ती है। हॉस्पिटल्स में जो लोग जाएंगे उनका क्या होगा। फिर एक बारात लिटरली मैंने देखी और वो सबसे ज्यादा लड़ रहा था लोगों से। पता नहीं सुबह 6 बजे का निकला हुआ था, 5 बजे का निकला हुआ था, कश्मीर जाना था, कहाँ पे जाना था। सो ये तमाम तर चीजें होती है मीडिया वालों के साथ साथ, ये तमाम तर सेक्टर्स ऐसे जो डिस्टर्ब होते हैं। अब तो मैं सोच रही हूँ जिस रोज मेरी शादी हो ना अगर, तो मैंने डेट देख के रखनी है। उस दिन कोई पॉलिटिकल जलसा नहीं आ रहा, कोई एहतजाज नहीं आ रहा, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं आ रही। पाकिस्तान में होते हुए आप लोग कैसे इस तरह शादियां जो है वैसे रख सकते हैं बगैर सोचे समझे कि इस दिन को छोड़नी है। बिल्कुल ऐसी आपकी शादी जब होगी तो आप ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। आगे बढ़िए। चले आगे बढ़ते हैं, आपके साथ कुछ शॉर्ट स्टोरीज हमारे पास, वो शेयर करते हैं। लाहौर में इस वक्त खातन के लिए 10 नए ड्राइविंग स्कूल्स कायम कर दिए गए हैं, जिनमें ग्रेट इकबाल पार्क है, टाउनशिप है, डिफेंस समेत मुख्तलिफ मकामात भी शामिल हैं। अब ये जो स्कूल्स हैं, इनमें सिर्फ ख्वातीन जो है इंस्ट्रक्टर्स वही तैनात की गई हैं हस्नैन, और उन्हीं फीमेल इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वही दूसरी फीमेल्स को गाइड करेंगी, ड्राइविंग सिखाएंगी। और इस इकदाम का जो मकसद है वो ये है कि ओबियसली जैसे सीएम पंजाब ने कहा था कि ख्वातीन मेरी रेड लाइन है, आई होप सो कि वो शी मीन्स इट टू, क्योंकि वैसे ही लाहौर में भी बहुत वाकयात हो रहे हैं ख्वातीन से मुतालिक। बहरहाल हाँ, काम कर रही है ख्वातीन के हवाले से, काम कर रही हैं। वो एक डिटेल खबर हम बाद में करेंगे भी, लेकिन खैर इसका मकसद जो है वो ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है ताकि वो आज़ादाना तौर पर सफ़र कर सकें। अब इसमें जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर हैं अमारा ताहिर, उनके मुताबिक क्लासेस सुबह 8 बजे शुरू होती हैं और शाम 4 बजे तक जारी रहती हैं। और जो नाकाम होने वाले इनके कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स जो होते हैं, वो अब 42 दिन की बजाय सिर्फ 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। पहले ये 42 डेज का था, अब ये सिर्फ 15 डेज हो चुका है। बिल्कुल ऐसे है। और अच्छा है, पंजाब की जानिब से हमें इस तरह की खबरें मिलती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की, पिंक बसेस की खबरें मिलती हैं। फिर हमने देखा है गुजरांवाला में भी बहुत सारी ऐसी हमें खबरें मिली पंजाब के मज़ाफ़ात से मिली कि जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम हो रहा है। और निमरा, जैसा आपने कहा कि मरियम नवाज कह रही हैं कि रेड लाइन है ख़वातीन, तो ख़वातीन उनकी रेड लाइन होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। हाल ही में एक बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ जिसको आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, पूरा पाकिस्तान सुनता है, बेहतरीन कॉन्सर्ट होता है। असलम की आवाज़। कॉन्सर्ट बेहतरीन होता है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने एक दिलचस्प बात की। आतिफ असलम ने हाल ही में फ्लोरिडा का एक छोटा सा गांव है, ओल्डलैंड इसको कहते हैं, वहाँ के इस्लामी सेंटर में आज़ान दी। उनकी खूबसूरत आज़ान में दी गई आवाज़ में दी गई आज़ान ने दुनिया भर में मुसलमानों के दिलों को छू लिया। और इनकी खूबसूरत और पुरसोज आवाज़, जिसमें आज़ान की ये रूह पर अदायगी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई है और मद्दाहों की तरफ से इसको बेहद सराहा गया। और आतिफ असलम की रूहानी कैफियत इनके मद्दाहों के लिए एक मुनफरिद
और दिल को छू लेने वाला लम्हा था। और आतिफ असलम इस तरह के कलाम पढ़ते रहते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि आतिफ असलम शायद अगर रूहानी कलाम पढ़ना स्टार्ट कर दे या कुछ ऐसा कलाम पढ़ना स्टार्ट कर दे तो शायद ज्यादा उनको पजीराई मिलेगी। बहुत खूबसूरत है उनकी, बहुत मुनफरिद आवाज़ है, और एंड आई होप सो कि ये वीडियो भी बहुत ही खूबसूरत है जिसमें वो अजान दे रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आपके साथ कुछ और शॉर्ट स्टोरीज भी शेयर करते हैं। हमारे पास अगली शॉर्ट स्टोरी है जी वेस्टर्न साउथ अमेरिका से। वेस्टर्न साउथ अमेरिका में अनोखी एक खबर जो है वो ममीज जो है वो दरियाफ्त हुई हैं। हाल ही में दरियाफ्त होने वाली ये 3 उंगलियों वाली ये ममीज जो है, इन्होंने दुनिया भर में तजस्सुस पैदा कर दिया है। अब ये जिसमें जो एक ममी है इसको मारिया कहा जाता है। इसके अगर फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो आम इंसानी निशानों से मुख्तलिफ पाए गए हैं। कुछ लोगों का अब यहाँ पे ये ख्याल है हसनैन के जो मखलूक़ात हैं वो गैर ज़मीनी हो सकती हैं, जबकि पीरों की जो हुकाम ये वहीं पे बाय द वे दरियाफ्त हुई हैं ख़ास तौर पे, तो वहाँ के जो हुकाम है उन्हें धोखा जो है वो समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन इस हैरान कुन दरियाफ्त की जो असल हकीकत है वो जानने के लिए मजीद टेस्ट भी किए जा रहे हैं कि ये जो ममीज आई हैं, जो फिंगरप्रिंट्स आप देखें कितना मतलब वाज़े तौर पे देखा जा सकता है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई ममीज वगैरह हैं। खैर, इस पे ये तहकीकात जारी है और हकीकत जानने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और इस तरह की तहकीकात रोज़ बरोज़ होती रहती हैं। रोज़ बरोज़ हम आपको अनोखी खबरें बताते रहते हैं ताकि आप जो है अनोखी जो दरियाफ्त हो रही है पूरी दुनिया में या कोई चीज़ मिल रही है उससे आप आगाह रहें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मारिया बी की। मारिया बी के हवाले से आपने देखा होगा डिफरेंट पैगाम देती रहती हैं और बड़ा खुल के बात करती हैं। अब उनका जो ब्रांड है वो फ़लस्तीनी लोगों के लिए एक बड़े पैमाने पे एहतियात भी कर रहा है। उन्होंने अपनी फ़लस्तीनी जो कम्युनिटी है उसके लिए कई करोड़ रुपए के एहतियात दिए और एक इलेक्शन से एआई के ज़रिए जिसे गज़ा में उसकी तामीर की गई अब्रार वेल्स हैं उसके साथ इस्तेमाल किया गया। इस पहले मरहले में एक पानी का कुआं तामीर किया जाएगा जो लोगों को साफ पानी तक रसाई फराम करेगा। इसके अलावा इसको ताज़ा 15,000 इसके अलावा भी इसको 15,000 अफराद को अतियात और खाना पीना फराम किया गया है। सो गज़ा के लिए मारिया बी का ये इकदाम यकीनी तौर पे बड़ा अच्छा है। और हमने इससे पहले भी निमरा जब भी अपने शो में बात की थी तो गज़ा के हवाले से जब हम बात करते हैं तो गज़ा में हम भी इमदाद देते हैं, आपने भी दी होगी, मैंने भी दी होगी, लेकिन पहुँचती बहुत कम है, लेकिन एटलीस्ट इनकी इमदाद वहाँ पे पहुँची है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड। बिल्कुल ऐसे ही, और मारिया भी तो वैसे ही बहुत आवाज़ उठाती नज़र आती हैं मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ पे भी, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों के हक़ में उन्होंने बहुत आवाज़ बुलंद की है जिसको अप्रिशिएट करना बनता है। और बड़े ही शानदार अंदाज में वो आवाज़ बुलंद करती है। और ये जो एहतियात वाली स्टोरी आपने शेयर की है ये तो नहायत खूबसूरत स्टोरी है। अच्छा, अभी आपको लिए चलते हैं जी सीधा फ्लोरिडा के एक शख्स ने सैलाब से बचाव के लिए अपने मुनफरिद और जुर्रतमंदाना इकदाम की वजह से सोशल मीडिया पर धूम मचाई है हसनैन इस वक्त। उन्होंने किया ये कि पूरे घर को भारी पट्टियां और उसके अलावा एंकरिंग टूल्स के साथ उन्होंने बांध दिया ताकि उसे सैलाबी हमले से बचाया जा सके। अब इस अनोखे इकदाम ने सोशल मीडिया सारिफीन की तवज्जो हासिल की। आप देखें कि वो किस तरह एंकर किया हुआ है उन्होंने घर को ही, और ये जो कहानी है इसे शदीद मौसमी हालात के मुकाबले में तैयारी के हवाले से दिलचस्प समझा जा रहा है। और बहुत से लोगों को इसकी ज़ाती कोशिशों पर खुश भी हुए लोग कि किस तरीके से उन्होंने बड़ा स्मार्टली, मतलब घर को ही आप समझ लें कि बांध लिया कि सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए, और उन्होंने जो है वो भारी पट्टियां वगैरह यूज की हैं इसको बचाने के लिए। अच्छा है, वैसे इंडिविजुअल एफर्ट है, एक इनफरादी एफर्ट है, लेकिन इस इनफरादी एफर्ट ने इसी वजह से जिद्दत आ जाएगी ना, सोशल मीडिया पे तमाम तर लोगों की तवज्जो भी इसी वजह से हासिल की है कि ये कोई गवर्नमेंट लेवल पे एफर्ट नहीं थी, सोसाइटी के लेवल पे एफर्ट नहीं थी, एक शख्स की एफर्ट थी और उसने किस तरह अपने आप को, अपने घर को, अपनी फैमिली को सैलाब से बचाने के लिए कुछ कोशिशें की। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में इसी स्टोरी से इंप्रेस होकर कम से कम कुछ लोग तो ये इकदाम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, आगे जब बात करें चीन की, तो चीन टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से चीन में सड़कों की मुरम्मत भी की जा रही है। चीन की एक सड़क की बात की जाए जो 158 किलोमीटर हाईवे को किससे बनाया गया? ड्रोन्स की मदद से बनाया गया और रोबोट की मदद से तैयार किया गया। ड्रोन्स ने ये किया कि ड्रोन्स ने सड़क की मुरम्मत की जरूरत वाले मुकामात की निशानदेही की, जबकि खुदकार रोबोट्स ने काम को तेजी और महारत से अंजाम दिया। इस प्रोजेक्ट ने रवायती तरीकों की निस्बत काम की रफ्तार को बढ़ाया है और ट्रैफिक की रुकावटों को कम किया है। रोबोट के इस्तेमाल ने इंसानी खतरात को भी कम किया और आला मेयार के जो नताइज हैं उनको यकीनी बनाया गया, जिससे मुस्तकबिल में मुरम्मत की जरूरत कम हो सकती है। सो अब रोबोट भी आ चुके हैं। बिल्कुल, रोबोट्स तो खैर बहुत पुराने हैं, लेकिन ड्रोन्स भी आ चुके हैं, रोबोट्स भी आ चुके हैं, अब रोड बना रहे हैं, वो रोड बना रहे हैं। लेकिन हाँ, वो यही है ना कि चीज़ पहले से थी, उसमें मजीद जिद्दत आ रही है, मजीद वो
आप जो शायद सोच भी ना सकते हो वो काम होते हुए आपको नजर आ रहा है। Exactly. बहरहाल जी, ये थी हमारी कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो इस वक्त हमने आपके साथ शेयर करें। कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और स्टोरीज थी। यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं हसनैन? अब वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद। वेलकम बैक टू शो। अब हम मौसम की बात करेंगे। मौसम बदल रहा है, पहले गर्मी थी, उसके बाद सर्दी हुई है, उसके बाद फिर बहुत गर्मी बड़ी हुई बात बताई और आपने। एकदम से वापस सर्दी हो गई है। अब बतानी पड़ती है, आपको पता है मौसम के हालात बदलते हैं। मौसम जब करवट लेता है तो आपको बताना पड़ता है। और मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। शुमाली इलाक़ात में अगर बात की जाए तो वहाँ पे ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। वादी कागान की बात की जाए, नारान की बात की जाए तो बारिश आ चुकी है, ठंड आ चुकी है। मशहूर सियाती मकाम बाबू सर टॉप, जो जहाँ पे सबसे पहले बर्फबारी होती है, होती है। वहाँ पे इस वक्त बर्फबारी हो चुकी है। मौसम सरमा का आगाज़ वहाँ पे हो चुका है। दूसरी तरफ अगर बात करें कराची की, तो कराची महकमा मौसमियात ने बहर अरब में होने वाली सरगर्मी के हवाले से बताया कि हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया है, जो कराची के जुनूब से 900 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन सकता है। ताहम इस सिस्टम से पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जवाद मेमन साहब, जो कि मौसमियाती तजियाकार हैं। जवाद साहब, आपको खुश आमदीद कहते सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह निमरा कह रही थी कि आपने कोई नई बात बता दी, वैसे तो इस सबको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन ये मौसम चेंज हो नहीं रहा था। सर्दी आ रही थी, फिर गर्मी आ रही थी, फिर सर्दी आ रही थी, फिर गर्मी आ रही थी। अल्टीमेटली अब ये लग रहा है कि हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। ज़रा बताइएगा कि क्या हालात रहेंगे आने वाले दिनों में पूरे मुल्क के। जी देखिए, ये जिस तरह आपने बताया अपने इंट्रो में भी कि पाकिस्तान के जो शुमाली इलाकाजात हैं, वहाँ तो जो है वो अब सर्दियों का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक शुरू होता हुआ नजर आया है। स्पेशली बाबू सर टॉप, कागान वैली और उसके आसपास के इलाके हैं, वादी सुवात है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में जो है एक मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो गुजरा है, जिसके ज़रिए से जो है इन इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई है, बारिशें हैं। फिलहाल इन इलाकों में जो है वो सर्दी का आगाज तो हो चुका है, लेकिन अगले 4 से 5 दिनों तक क्योंकि कोई मगरिबी हवाओं का सिस्टम ऐसे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो मौसम जो है वो काफी हद तक खुश्क ही रहेगा। 17-18 तारीख के आसपास जो है वो एक कमजोर शिद्दत का सिस्टम बहुत करीब से गुजरेगा, तो गिलगित बल्तिस्तान के और इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बिल्कुल चंद एक पहाड़ी जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से जो है वो नजर आ रहा है कि एक बार फिर ये मगरबी हवाओं के सिस्टम शिद्दत पकड़ेंगे, तो फिर इन इलाकों में दोबारा जो है वो अच्छी बारिशें, पहाड़ों पर बर्फबारी और इस तरीके का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा एक बार फिर। अच्छा, ये उत्तर जवाब जी, साहब, डेट्स क्या बताई आपने? बारिशों का जो सिलसिला शुरू हो रहा है मुल्क भर में, मैं पूछ रही हूँ। मुल्क भर में देखें निम्रा, ये अक्टूबर के थर्ड वीक में जो है वो सिलसिला आएगा। वो भी मुल्क की सिलसिला नहीं होगा, क्योंकि अब मानसून सीजन तो जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ से जा चुका है। अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, मगरबी हवाओं के सिस्टम होते हैं, ये ज्यादातर जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को, पंजाब के कई इलाकों को और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो मुतासर करते हैं। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के 50 to 60% एरियाज को ये इफेक्ट करते रहेंगे, जबकि जो सदर्न एरियाज हैं, स्पेशली सिंध के और जो हमारे साहिली इलाके हैं, यहाँ पर अगले 10-12 दिनों तक ऐसे कोई खातर तेज बारिशें नहीं है। अच्छा मेमन साहब, मुझे ये बताइएगा कि पिछली सर्दियों की भी अगर बात की जाए तो जो हमारे सर्द इलाके हैं, नॉर्दर्न रीजन की बात की जाए, वहाँ पे उस तरह से बर्फबारी नहीं हुई, उस तरह से बारिशें नहीं हुई। तो क्या इस दफ़ा भी खुश्क सर्दी पड़ेगी या फिर बारिश भी होगी, बर्फबारी भी होगी? देखिए हसन भाई, इसमें बारिशें जो है वो इंशाल्लाह होंगी, अच्छी होंगी। लेकिन इस वक्त जो है वो हम एक ग्लोबल पैटर्न से शिफ्ट होकर दूसरे ग्लोबल पैटर्न की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट ईयर जिस तरह आपने बताया, ग्लोबल पैटर्न जो है वो एल नीनियो के थे, लेकिन इस वक्त जो है वो हम एक वीक लानिनिया पैटर्न की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसमें अमूमन ये होता है कि मगरबी हवाओं के सिस्टम आते हैं, जो भी सिस्टम आता है उसकी शिद्दत अच्छी होती है, लेकिन इनके दौरान जो गैप होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा बारिशें और बर्फबारी जो है वो जिस तरह हमारे यहाँ नॉर्मल सीजन में हुआ करती है, लगभग उसी तरीके से ही होंगी। लेकिन एक चीज जो इसमें नोटिसेबल है
कि अगर मगरिबी हवाओं के सिस्टम के दौरान जो है वो गैप अगर ज़्यादा होता है तो हमारे यहाँ इस दफ़ा जो फॉग और स्मॉग का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक शिद्दत भी इख्तियार करेगा और उसका दौरानिया भी जो है वो आगे आने वाले महीनों में, हफ्तों में जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, कराची के हवाले से बताइएगा, कराची की क्या सूरत हाल है इस वक्त? 37 से 39 डिग्री चल रहा था वैसे तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कराची में जो है वो जिस तरह आपने बताया कि सेंट्रल अरेबियन सी में हवा का शदीद कम दबाव था, ये पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो डिप्रेशन स्टेज पर पहुंच चुका है, हवा की शदीद तरीन कम दबाव में है और कंटिन्यूसली जो है वो वेस्ट की जानिब यानी कि ओमान और यमन के सारे इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। इसी के जेर असर मुंसलिक जो है वो कल हमने देखा कि शहर कराची में और सिंध के जो दीगर साहिली इलाके हैं यहाँ पर कल बादल थे, सुबह से ही जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो रात देर तक शहर में जारी रहा है। आज भी शहर कराची में जो दर्जे हरारत है, हल्के फुल्के बादल हैं, तो दर्जे हरारत 35 से 37 डिग्री के आसपास रह सकता है, जबकि आज दोपहर से रात गए तक जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्के फुल्के बारिश के बादल भी बन सकते हैं, जिससे चंद एक इलाकों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं लाइट रेन की पॉसिबिलिटी है। चांसेस अराउंड 50 to 60%। अच्छा मेमन ठीक। साहब, कराची की आपने बात की तो कराची का वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ भी चला जाता है। पिछले दिनों हम देख रहे थे शहर इक़्तिदार में 20-21 टेम्परेचर था, कराची में 39-40 चल रहा था। इसकी क्या वजह है? कराची का वेदर असर इनो हमें तब्दील नज़र आता है। पिछले कुछ अरसे में अगर कराची की बात की जाए तो इस तरह का वेदर नहीं होता था। देखिए बिल्कुल ये एक तो देखें कराची में जो कराची क्या पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें ना तो हर साल हर गुजरते साल के साथ जो है मौसम जो भी हो वो एक्सट्रीम होता चला जा रहा है, चाहे सर्दियां हो, चाहे गर्मियां हो, चाहे बारिशें हो, चाहे सैलाबी सूरत हाल हो। कराची की अगर हम बात करें तो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि पिछले हफ्ते जो है वो एक मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो बलूचिस्तान तक आया है और इसमें जो है वो शहर कराची के भी कुछ इलाकों में आपको नॉलेज में होगा कि जौहर के इलाके, कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो बारिशें हुई है, कुछ इलाकों में ज़्यादाबारी भी हुई है। इसकी वजह ठीक। बेसिकली ये थी कि मगरबी हवाओं के सिस्टम की वजह से जो है वो समुद्री हवाएं बिल्कुल कट ऑफ थी, तो डे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी तेज़ी से राइज़ हो रहे थे और अक्टूबर में जो है वो आपको पता है कि कराची में जो है ये तीसरा गर्म तरीन महीना होता है साल का, जो कि पोस्ट मानसून में आता है, मानसून सीजन के बाद आता है। हम्म। पहले तो उस सिस्टम की वजह से जो है वो कंटिन्यूसली समुद्री हवाएं जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, कट ऑफ थी। फिर उसी दौरान जो है अब सेंट्रल अरेबियन सी में जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं कि एक हवा का शदीद कम दबाव मौजूद है, तो उसकी वजह से भी जो भी सारी समुद्री हवाएं हैं वो उसके सेंटर की तरफ ही घूम रही हैं, तो शहर की तरफ इनका कोई फ्लो नहीं है। लिहाजा पिछले सही। 10-12 दिन से, हफ्ता 10 दिन से जो हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत काफी ज्यादा थी, उसकी मेन वजह जो है वो समुद्री हवाओं का ना होना था और ये सिलसिला मजीद जो है वो 2 से 3 दिन आगे कंटिन्यू करेगा। 16 से 17 अक्टूबर तक जो है वो टेम्परेचर इसी तरह हाई 30s में यानी कि 37, 38, 39 ऐसे तक चलेगा। ठीक। अच्छा, इस्लामाबाद की बताइएगा, इस्लामाबाद में बारिशों का इम्कान कब तक इम्कान है? इस्लामाबाद में देखें अगले 3-4 दिन तो जो है वो मौसम खुश्क है, रातें जो है वो अब काफ़ी हद तक प्लेजेंट होना शुरू हो गई है, ठंडी होना शुरू हो गई है, ड्राई वेदर रहेगा। अब बारिशें जो है वो यही कि अक्टूबर के 3rd वीक में जो मगरबी हवाओं का सिस्टम आएगा, उसमें फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके आसपास के इलाकों में बारिशें मुमकिन हैं। ठीक है। ठीक। अच्छा, आई विल बैक टू कराची। मुझे कराची के हवाले से बताइएगा, जिस तरह मैंने सवाल किया था वहाँ की गर्मी का। अब बहीर अरब में जो चेंजेस हो रही हैं उसकी वजह से क्या कराची में भी चेंजेस होंगी आने वाले दिनों में, और उसका जो दबाव है वो कराची में भी आएगा गर्मी से? नहीं देखें एसएच कराची में इतना ज़्यादा तो कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये सिस्टम इस वक्त लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जो है वो शहर कराची से तकरीबन 1150 किलोमीटर दूर है और मजीद दूर भी हो रहा है और जैसे जैसे ये ओमान के इलाकों की तरफ जाएगा इसकी शिद्दत भी जो है वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएगी। अगले 2 से 3 दिनों में जैसे ही ये सिस्टम बहरा अरब से टोटली खत्म होगा, समुद्री हवाएं जो है वो एक बार फिर काफ़ी हद तक बहाल होना शुरू हो जाएंगी, तो ये जो अजीब सी खुश्क गर्मी और हब्स का जो सिलसिला है शहर में, इसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा और ये जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी और जिस तरह कल भी हुई थी, आज भी एक्सपेक्टेड है, ये इस सिस्टम के जो बिल्कुल आउटर ट्रफ होता है, उसके ज़ेर असर जो है वो मॉइस्चर आ रहा है और उसके ज़ेर असर जो है ये बादल बन रहे हैं। ओवरऑल शहर कराची में इस सिस्टम से कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। ठीक ठीक हो है, गया। बहुत शुक्रिया आपका मेमन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, मौसम से मुतमन साहब ने हमें ज्वाइन किया था, जवाद मेमन साहब। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक एवरीबडी। अभी हम बात करने लगे हैं एसईओ की, जिसका शोर और गुल पूरे इस्लामाबाद में मचा है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं और आई होप सो कि ये जस्टिफाइड शोर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है इस इवेंट को होस्ट करना है। ऑल्सो होप कि पाकिस्तान इसको ज़रूर अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेगा। बहरहाल जी, ये शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास जो कि आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। पाकिस्तान ऑब्वियसली होस्ट है। 8 ममालिक या 8 से 12 ममालिक के जो वज़राए आज़म इसमें शिरकत करेंगे, इंपॉर्टेंट रहनुमा डिग्नेटरीज जो इसमें शिरकत करेंगी। एसईओ सरबराही इजलास में मेज़बान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। उसके अलावा चीन के वज़ीर आज़म की बात की जाए तो वो हैं। इसमें रशिया के जो है वो वज़ीर आज़म है, काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंडिया की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म पे शिरकत करेंगे और किर्गिज़स्तान की जो काबीना है उसके चेयरमैन वो भी हैं। ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान का वक्त भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। खैर, ये तमाम तर शख्सियात और ये वफूद इस्लामाबाद में मौजूद हैं और ये इजलास होने जा रहा है। एग्जैक्टली मंगोलियन वज़ीर आज़म भी यहाँ पे शिरकत करेंगे, जो कि मुबस्सिर के तौर पे होंगे, वो मेंबर नहीं है एसईओ के। और इसी तमाम तौर पे बात करने के लिए हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर वकार साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग। हमारी तो गुड मॉर्निंग आज बहुत ही ख़राब गुजरी है, क्योंकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं। ये बताइए कि दुनिया में जब कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, क्रिकेट मैचेस होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, या ये वैसे शंघाई कॉन्फ्रेंस को मैं बात करेंगे, लेकिन वैसे सवाल कर रहा हूँ तो उनके बिजनेसेस ग्रो होते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरे का पूरा इस्लामाबाद बंद हो जाता है। सर, हम कोई वक्री दुनिया में रहते हैं, इसकी क्या वजह है? आई थिंक ये थोड़ी ज्यादती है। देखें, पाकिस्तान जिस मौजूदी सिक्योरिटी सिचुएशन से गुजरा है वो तो सबके सामने है। ये तो आई थिंक बड़ी सती सी बात है जी कि इस्लामाबाद को सिक्योर क्यों आप चाहते हैं कि डिसरप्ट हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई हंगामा हो। बिकॉज एक पार्टी ने कॉल भी दी हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान टेररिज्म फेस कर रहा है, लाइव टेररिज्म है। अभी चाइनीज इंजीनियर्स पे अटैक हुआ है 3-4 दिन पहले। तो उसमें आई थिंक जो सिक्योर करना, बिकॉज अगर आप एयरपोर्ट देखें, चाहे वो चकलाला एयरपोर्ट है, वहां से भी उन्होंने ट्रांजिट करना है, फिर उनकी रेजिडेंसी। अच्छा, मैं थोड़ा सा मिसाल दे दूं, दिल्ली में जब बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, ये बड़ा जरूरी है कि साउथ एशिया की बात कीजिए कंपैरेटिव एनालिसिस। तो 21 दिन लॉकडाउन किया था जब ट्रंप आया था। बाकी डेफिनेटली टूरिज्म के कुछ स्पॉट्स हैं, वहां पे ले जाया जाता है उनको, क्योंकि ये हमारा तो ज्यादा क्रिटिकल, हमारा लाइव इंडिया में शायद सिक्योरिटी का इतना इशू 21 दिन बंद रहा था, इंक्लूडिंग उन्होंने वो वॉल, वो एरिया जो अंडर डेवलप थे उनके इर्द गिर्द स्क्रीनें लगा दी थी, इनको बंद कर दिया। इस्लामाबाद में ये जरूरी था कि आपका खैर खैरियत से गुजरिया। फिर आपको पता है क्रिटिकल कॉल थी जो आज तक थोड़ी कंफ्यूजन है, शायद उन्होंने वापस ले लिया। वापस ले लिया, तो अगर हंगामा होता है तो उसमें इंश्योर करना, आई थिंक मेहमानों की सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है। और आई थिंक इन हालात से जब पाकिस्तान क्लियरली निकल जाएगा फिर डेफिनेटली चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप दिफाई तज्जिया कर रहे हैं, तो अगर मैं ये पूछूं कि ये शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास होने जा रहा है, ये दिफाई एतबार से पाकिस्तान के लिए क्या किस तरह से मुस्तफीद होगा, क्या होगा? जी, इसमें आई थिंक 2-3 चीजें हैं नोट करने की। ये लास्ट डेफिनेटली होते रहते हैं। एक तो जो एससीओ का अपना डेमोग्राफिक और आप कह लें इकोनॉमिक वेट है, वो लोगों को पता होना चाहिए कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की। इसमें 32% ऑफ ग्लोबल जीडीपी लेट्स से अगर इनका एक्यूमुलेट किया इनके मेंबर्स के पास है, विच इज ह्यूज। और इसको इवन अगर आप G7 देखें, उससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है। फिर 60% ऑफ आप कह लें यूरोप एशिया की पॉपुलेशन है, 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है, और बहुत बड़े ममालिक है। फिर ये कि रीजनली कनेक्टेड है और ऐसे टाइम पे हो रही है, 2 लड़ाइयां हो रही हैं। आई थिंक वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसका जो एजेंडा आया है उसमें आई थिंक डेफिनेटली सिक्योरिटी भी शामिल है। अभी जो 2 बड़ी लड़ाइयां हो रही है, एक मिडिल ईस्ट में है जिसमें चांसेस हैं कि खुदा ना खास्ता वॉर एक्सपैंड करे तो आपके इकोनॉमिक और एनर्जी जो लेट्स से रूट्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। इस तरीके से एक यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में लड़ाई हो रही जिसमें रशिया यूक्रेन की और पूरी नेटो बैक कर रही। तो ऑल टोल्ड उसके अंदर आई थिंक रीजनल सिक्योरिटी चूंकि आई थिंक टॉप ऑफ द एजेंडा है, इसमें वो उस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बेसिकली समिट है, तो उस लिहाज से बड़ा क्रिटिकल है कि एक तो पाकिस्तान डेफिनेटली कैन प्रोजेक्ट के डिप्लोमेटिकली हमारा इतना प्रोविस है, हमारी इतनी कैपेसिटी का, हम इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस और बड़े अरसे बाद। और दूसरा, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अक्टूबर में अगर आप देखें फ्लरी ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी क्यों हुई है। अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए, उसके बाद यू हैड बेसिकली रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए, फिर सऊदी डेलीगेशन आया इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड देन यू हैड आई थिंक उससे पहले मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए। और इसका मतलब अक्टूबर बड़ा हैवी रहा है, विच इज वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान के अभी बड़े हाई लेवल के लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, क्योंकि इसमें गैप है। दूसरा, एक परसेप्शन भारत ने जरूर बनाई थी जिसमें टाइम हमारा मीडिया भी माशाल्लाह
पार्टिसिपेट करते हैं, ये पाकिस्तान आइसोलेटेड है, कोई पॉजिटिव काम हो रहा हो उसके अंदर नेगेटिव जरूर हमने निकालना है। अभी वो कहते हैं जी हम आइसोलेटेड थे पाकिस्तान जो है, हालांकि अभी देखें इस वक्त भारत साउथ एशिया में टोटली आइसोलेटेड है, ना बांग्लादेश से बात करना चाहता है, ना नेपाल, ना श्रीलंका, ना मालदीव जो है। तो आई थिंक पाकिस्तान चाइना के साथ उनके होस्टाइल रिलेशनशिप है। इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मोदी साहब आ जाते, क्योंकि एससीओ का एक मैंडेट है, ये कोई मजाक नहीं है कि आप जिस मर्जी उसको भेज दें, कोई ऐसी मसरूफियत भी नहीं थी, अगर सारे वज़राए आज़म आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने फिर जयशंकर साहब को भेजा, इनको वेलकम करते हैं हम लोग, और उम्मीद है कि इसमें आई थिंक भारत भी इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। बाकी डेवलपमेंट का एजेंडा भी है, कनेक्टिविटी, जैसे मैंने कहा यू कैन ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू मॉस्को बाय रोड एससीओ के अंदर जो है, इस तरीके से ईरान से आप चाइना जा सकते हैं एंड यस। वाइस वर्सा। जी ठीक। अच्छा, इसमें बरगीज़ साहब, पाकिस्तान के लिए क्या कुछ अहदाफ होंगे? पाकिस्तान यकीनी तौर पे जितने भी सरबराह होंगे उनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर अलग अलग से भी मिलेंगे, कुछ एमओयूज भी साइन होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या क्या पॉजिटिविटी होगी? स्पेशली अगर चाइना की बात की जाए तो चाइनीज़ प्रीमियम का भी विजिट है, उसमें कह रहे हैं कि सीपैक 2 की बात होगी, तो वो किस हद तक हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं तमाम तर मामला को? जी, चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर है उनका उनकी पार्टिसिपेशन आई थिंक दो लेवल्स पे, एक तो एक बायलैटरल विजिट भी है, क्योंकि वो आपको पता होगा एक दिन पहले आ गए थे, और कल जो है काफी एक्टिविटी रही, इसमें ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह था, तो सीपैक 2 की लॉन्चिंग की बात भी हो रही है। उसके अलावा जो है जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, और पाकिस्तान ने आई थिंक जो देयर आर सर्टेन सिक्योरिटी इश्यूज आल्सो, जिस तरह चाइनीज इंजीनियर्स पे अटैक हुआ कराची में, उससे पहले भी हो चुका है, तो मेरा ख्याल कुछ जो कोऑर्डिनेशन है वो की जाएगी। एक और आई थिंक अच्छी चीज जो एससीओ फॉर्मेट से पहले भी शायद अभी डिस्कस होगी, वो अफगानिस्तान का इशू है, जी। बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान में जितना टेररिज्म है, अगर आप देखें 90% वो अफगानिस्तान से एमिनेट हो रहा है, चाहे वो ब्लोसम नेसिस ग्रुप है, चाहे वो टीटीपी है, और इससे पहले मॉस्को फॉर्मेट हुआ है जनवरी में, सॉरी अक्टूबर के शुरू में, और 4 को उसका एलामिया मॉस्को में हुआ था, उसमें अफगानिस्तान के मुत्तकी साहब भी थे, और उनको बड़ा क्लियरली बताया गया जी कि आप जो टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद, उसमें नाम लेके इंक्लूडिंग बीएलए है या टीटीपी है, इसी तरीके से उससे पहले यूएनजीए की साइडलाइंस पे क्वाड्रिलेटरल इजलास हुआ था, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और रशिया का, अगेन अफगानिस्तान को स्नब किया गया था। तो एक रीजनल आई थिंक प्रेशर भी में अफगानिस्तान का फायदा भी है, बिकॉज अगर आप इंटीग्रेट होते हैं और टेररिज्म को आप साइड पे कर दें, तो डेफिनेटली अफगानिस्तान की अपनी एक बड़ी पोजीशन, उसको हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं, उसमें ज्योग्राफिक कनेक्टिविटी है, फिर 2 बड़ी पाइपलाइंस हैं जो अफगानिस्तान को फायदा दे सकते हैं, एक टैपी है, इसी तरीके से सीपैक का लेटरल जो ऑफर है अफगानिस्तान को कि अगर आप शामिल होते हैं हमारे साथ, तो वो भी ऑफर की जाएगी। तो डिप्लोमेटिकली भी सख्त आइसोलेटेड है अफगानिस्तान, आपको पता होगा कि ऑब्जर्वर स्टेटस है, लेकिन 2021 से अटेंड नहीं कर रहा, ना इस दफा उनको बुलाया उन्होंने। ठीक हो गया। अच्छा वकार साहब, पाकिस्तान और भारत के हालात तो आपके सामने ही है, उनके दरमियान की कशीदगी वो एक तारीख है, पाकिस्तान और भारत और मकबूजा कश्मीर वाला मामला है। अब इस पे जयशंकर कह रहे हैं कि हम कोई बात नहीं करेंगे, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि एससीओ के बाद भी कोई बायलैटरल टाइज में हम लोग बेहतरी नहीं चाह सकते, या एक्सपेक्ट कर सकते कि भारत फिर भी हरदर्मी पे ही कायम रहेगा? जी, ये देखिए 2014 से पॉलिसी रही है मोदी की, और मोदी का ना आना भी एक इंडिकेटर है। एक तो आई थिंक एससीओ के मेंबर्स को खुद सोचना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जब एपेक्स मीटिंग्स होती हैं, समिट्स होती हैं, एक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की होती है, एक हेड्स ऑफ स्टेट्स की, तो ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीन प्राइम मिनिस्टर शुड बी देयर। अगर मजबूरी हो, लेट्स से कहीं वॉर हो रही है और आप बिजी हैं, तो या उनका नाम एक इंडिकेट करता है कि थोड़ा उन्होंने डाउन प्ले किया है। दूसरा ये है कि एससीओ का जो ओवरऑल एजेंडा में टेररिज्म भी शामिल है, लाइक उनका एक रैट्स है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है which basically deals with terrorism, उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान भी कोऑपरेट करते हैं, एक्सरसाइजेस भी होती रही हैं एससीओ के फ्रेमवर्क में। फिर आप कहें कि एनर्जी है, उसके बाद एजुकेशन है, हेल्थ है, देन ज्योग्राफिक कनेक्टिविटी है, कॉरिडोर्स की बात है, और ये एससीओ का जो अभी एजेंडा इशू हुआ है 5 पॉइंट्स हैं उसमें शामिल है। तो डेफिनेटली अगर ये रीजनल फायदे की बात होनी है तो उसमें बायलैटरल चीजें भी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन भारत का चाइना के साथ भी बड़ा सख्त प्रॉब्लम है, आपको पता है 2020 में एक छोटी सी लड़ाई हो चुकी है, 2019 में हमारे से, और फिर कश्मीर का जो उन्होंने किया है, आई थिंक 2019 से लॉकडाउन किया, फिर उसके स्टेटस बदला, कुछ चीजें आई थिंक बायलैटरल लेवल पे कुछ चीजें ठीक होनी है। भारत अगर कंफर्टेबल नहीं फील करता तो पाकिस्तान भी कंफर्टेबल फील नहीं करता, बट आई थिंक एससीओ के प्रीव्यू में रीजनल लेवल पे या रीजनल फ्रेमवर्क में डेफिनेटली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो खुशाइंद है, और मे बी लेटर ऑन रियलाइजेशन हो कि अगर आपने, और दो दोस्त हैं वो प्रेशर भी डालते हैं, लाइक रशिया चाइना वुड लाइक के हालात आपस में बेहतर करें। और अभी मैंने बताया कि 2 लड़ाइयां हो रही हैं, उसमें मेरे ख्याल में रीजन को सोचना चाहिए कि आप जो है बजाय कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएं, आप मसलों को बैठ के हल करें और उसके बाद आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ जाएं।
ठीक। अच्छा बरगेज साहब, मुझे ये बताइएगा कि रशियन डेलीगेशन भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। इससे पहले हमने देखा है कि रशिया का जो टिल्ट होता था वो इंडिया की तरफ होता था, लेकिन इंडिया मेरा ख्याल है कम्प्लीटली अपने आप को डाइवर्ट कर चुका है टुवर्ड्स यूएसए। सो वो कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और क्या पाकिस्तान की और रशिया की जो टाइज़ हैं वो आगे जाके हमें और मजबूत होती हुई नजर आएंगी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट और चीज़ों में, इवन अगर आप दिफाई अंदाज में कहें तो वहाँ पर भी हमारे कुछ टाइज़ बनेंगे? जी, मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ट्वाइस आई हैव बीन टू रशिया, और उसमें वहाँ पे ही बातचीत हुई थी जी कि उन्होंने डी-हाइफेनेट कर दिया है पाकिस्तान रशिया रिलेशन को विद पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, यानी आप कह लेंगे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। कुछ चीजें ऑलरेडी बड़ी बेहतर हैं, अभी ट्रेड जिस तरह है, उसके बाद एनर्जी में बहुत बड़े प्लेयर हैं, लाइक अभी नॉर्थ साउथ एक पाइपलाइन की भी बात हो रही है जो गल्फ से आके फिर पाकिस्तान में कराची से लाहौर तक आएगी, जिसमें रशिया की बड़ी जो कॉम लाइक गैसप्रोम वगैरह ने पार्टिसिपेट करना, उस पर आई थिंक कुछ डेवलपमेंट हुई है। फिर टेलीकॉम में वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, टाइम लोगों को रियलाइज नहीं होता कि टेलीकॉम के अंदर भी रशियंस आर वेरी गुड। फिर उनको डेफिनेटली फ्रेंड्स चाहिए, लाइक अभी उनकी एक वॉर चल रही है, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टांस रखा है, पाकिस्तान ने कोई साइड नहीं ली। तो उसमें डेफिनेटली मल्टी अलाइनमेंट का टाइम है, और रशिया पाकिस्तान ट्रेड भी ग्रो करेगा, फिर कल्चरल जो है आप कह लें एफिनिटीज भी हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ स्कोप। और मेरे ख्याल में भारत और उसका जो रिलेशनशिप है इम्पेज नहीं करेगा। कुछ मिलिट्री हार्डवेयर पहले भी आता रहा है, फिर मिलिट्री की एक्सरसाइजेज लाइक द्रुजबा में पाकिस्तान रशिया हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, एक दफा पाकिस्तान में होती है, एक दफा रशिया में होती है, तो बड़े अच्छी आई थिंक ग्रोइंग रिलेशनशिप है, और वहां पे बड़ी डिजायर है जो हमने फील किया था कि रिलेशनशिप को आगे जाना चाहिए। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो समिट हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने के लिए इम्पोर्टेंट था, और क्या वाकई पाकिस्तान अपना सॉफ्ट इमेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब करने में कामयाब हो जाएगा इसको? जी, कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बड़ा इवेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, डिप्लोमेटिक हो, तो डेफिनेटली उसके अंदर एक पैगाम तो जाता है। और चूंकि आप एससीओ के 2017 में पाकिस्तान भारत दोनों इकट्ठे मेंबर बने, और लास्ट टाइम जो भारत में समिट हुई थी वो वर्चुअल उन्हें करनी पड़ी थी, व्हाटएवर रीजन, ऑनलाइन हुई थी, उसमें लोग नहीं आए थे। शायद कुछ मजबूरियां होंगी, तो मेरे ख्याल में ये फिजिकल प्रेजेंट होना तमाम बड़े ममालिक के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का एक सेल्फ इज अ मैसेज। फिर मौका मिलता है आपको एक्सचेंज ऑफ व्यूज का, आगे जो चीजें हैं जिस तरीके से चलनी है, तो डेफिनेटली अभी आप देखें इस वक्त एससीओ समिट आप गूगल करके देख लें, इट इज वन ऑफ द टॉप न्यूज इन इंटरनेशनल मीडिया आल्सो। फिर साउथ एससीओ इज बेसिकली यूरेशियन ब्लॉक है, साउथ साउथ कोऑपरेशन, तो कुछ लोगों को इसकी तकलीफ जरूर है, तो वो उस पर बड़ी गहरी नजर रखेंगे। ठीक हो गया। आप मेरे ख्याल है इंडिया को भी इस पे बड़ी तकलीफ है। हमने देखा है कि माजी में इंडिया की जानिब से एक सार्क का बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था जो उसने तबाह किया। अब नरेंद्र मोदी का जिस आपने जिक्र किया था वो नहीं आए। सो ये वजीर खारजा को भेजना, ये क्या अपनी तरफ से वो पैगाम है कि वो सीरियस नहीं ले रहे एससीओ समिट को? जिसमें आई थिंक पाकिस्तान से तो डेफिनेटली चिढ़ है। दूसरा, भारत जो है बैलेंसिंग जरूर करता है। आपको पता है कि इंडो पैसिफिक में दे आर इन एन अलायंस जो मिलिटरीली अगेंस्ट है, जैसे चाइना के, और इनडायरेक्टली अगेंस्ट रशिया। और अभी कुछ मैसेजिंग आपने देखी होगी, रशियन भी इतने खुश नहीं है, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर पे जब मोदी साहब यूक्रेन गए थे। तो भारत की भी दो पाँव, आई थिंक पाँव दो कश्तियों में है। इंडो पैसिफिक में जो क्वाड है, विच इज ऑलमोस्ट क्वासी मिलिट्री अलायंस है, उसमें शामिल है, और दो क्लेम करते हैं जी कि नहीं है। तो एससीओ के अगर ऑब्जेक्टिव देखें, उसके अगेंस्ट है क्वाड जो है। सो यू कांट बी मेंबर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग उनका व्यू हो, लेकिन मल्टी अलाइनमेंट में ये चीज चलती है। लेकिन मे भी भारत अगर समझता है इसको फिजिबल कि वो उसको नहीं करना चाहते, तो आई थिंक दे विल आल्सो फेस सेम प्रॉब्लम इन अदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो यूरेशिया में होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, मौशी एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इससे इस इवेंट के बाद कहीं ना कहीं जाके स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ऐसा लगता है आपको? जी डेफिनेटली, इसमें एक तो होल्ड करना कॉन्फ्रेंस का इटसेल्फ, नंबर टू जो आते हैं, क्योंकि 2 दिन का इवेंट है, डेफिनेटली रीजनल इकोनॉमी की बात होगी, लेकिन यू कैन ऑलवेज हैव साइड लाइंस पे। अभी मुझे पूरा एजेंडा इसका क्लियर नहीं है। चाइना का तो डेफिनेटली है ही, 2 तरह का विजिट, एक बायलैटरल एक रीजनल है। तो इसमें आई थिंक जो बाकी मेहमान आ रहे हैं, डेफिनेटली डेलीगेशन साथ है, तो उसमें बातचीत भी होगी, और जो भी आप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और फिर पाकिस्तान का एक और बड़ा एडवांटेज है कि ह्यूमन रिसोर्स आपके पास बहुत ज्यादा है, एंड बाय एंड लार्ज देयर आर सर्टेन कंट्रीज जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी सख्त जरूरत है। रशिया को भी सख्त जरूरत है, इस तरीके से यूरोप है या बाकी इलाके हैं, तो उसमें पाकिस्तान कैन ऑलवेज ऑफर जो आपकी एक्सपर्टीज है। डेफिनेटली इसमें इकोनॉमिक फायदा भी होगा, और एक्चुअली जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका मेन मकसद तो इकोनॉमिक और रीजनल डेवलपमेंट ही थी, तो आई एम श्योर पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा। थैंक यू सो मच ब्रिगेड साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे जो कि एससीओ से इन डिटेल बात कर रहे थे, खवातीन और हज़रात।
यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। बैक एवरीबॉडी। अभी हसनैन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो हसनैन, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कुछ प्लेयर्स जिनकी बार बार हम बात कर रहे थे उनको रेस्ट कराने का फाइनली फैसला कर लिया गया। क्या हुआ वैसे, ये ज़रा शेयर करें ना। बिल्कुल ऐसी है। अगर इन डिटेल आपको बताऊं तो आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इस वक्त पाकिस्तान के दोनों ही ओपनर्स विकेट पे मौजूद हैं और खेला इस तरह जा रहा है जिस तरह वो शायद सिडनी में या मेलबर्न में खेल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल टुक टुक वाला निज़ाम चल रहा है। और ये जो स्क्वाड अनाउंस किया, जिस स्क्वाड की आप बात कर रही हैं, इसमें बाबर आजम आपको नज़र नहीं आएंगे, शाहीन शाह अफरीदी नज़र नहीं आएंगे, नसीम शाह नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान की पूरी प्लेइंग 11 में कोई भी फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है। एक ऑलराउंडर हैं जिनका नाम आमिर जमाल है। आमिर जमाल से आप कितनी फास्ट बॉलिंग करवाएंगे, कितनी ज़्यादा रिजल्ट्स उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, इस तमाम तर के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली ताबिश। अली, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं आज के टेस्ट मैच के ऊपर बात करूं, डिसीजन के ऊपर बात करूं, आपको ये प्लेइंग 11 समझ आई है जिसमें एक भी फास्ट बॉलर नहीं है? बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 में एक भी स्पिनर नहीं था, अब एक भी फास्ट बॉलर नहीं है। हम करना क्या चाहते हैं? हमारे सिलेक्टर्स क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करना चाहता है? हमने कहीं अपना मजाक तो नहीं मनाना, बस दुनिया के सामने अपना मजाक उड़वाना है हमने? देखिए, स्क्वाड की सिर्फ उसको समझ आई है जिसने पिच क्यूरेट करवाई है। या पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी को, पीसीबी को कोई ऐसी बात पता है जो हम सबको नहीं पता, इसीलिए शायद हमें ये स्क्वाड समझ नहीं आ रहा कि मतलब आप सिर्फ इतना सोच लें कि ओवरऑल अभी माइक एथरटन अपनी जो है लाइव फीड पे जो मैच की चल रही है उसमें कहते हैं पाकिस्तान पॉसिबली प्लेइंग विद 7 स्पिन ऑप्शंस। तो उन्होंने अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को भी स्पिनर के तौर पे काउंट किया हुआ था, क्योंकि करा तो सकते हैं ना वो। और अब आप जो बॉलिंग अटैक की बात करें तो हम ओवरऑल हमारा सारा का सारा दारोमदार है ही स्पिन पे इस टाइम, क्योंकि अगर आप चले ना भी करें, आपके पास 4 तो जेन्युइन स्पिनर खेल रहे हैं जो आपने खिलाए हैं। और मतलब आपके पास चले पाकिस्तान में वो कहते हैं कि प्लेयर ड्रॉप नहीं होता, उसको रेस्ट दिया जाता, तो हमने शाहीन को, नसीम को, बाबर को रेस्ट दिया है। बहुत अच्छी बात है जी, रेस्ट देना चाहिए था। रेस्ट आप पहले भी दे सकते थे, रेस्ट आप फास्ट बॉलर्स को पिछली सीरीज में भी दे सकते था कि वो इस सीरीज के लिए बेहतर फ्रेश ज्यादा होते, बेहतर परफॉर्म कर सकते, बेहतर उनकी कंसंट्रेशन होती, उनके दिमाग के ऊपर पिछली सीरीज का फेलियर ना होता ऐसे। और अब मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज्यादती भी हुई है नसीम शाह के साथ। नसीम शाह ने जिस लाइन और लेंथ के साथ और जिस जज्बे के साथ पिछले मैच में बॉलिंग की थी, वो ही कुड हैव, उनको 2-3 विकेटें कम से कम मिल सकती थी। उनकी बॉलिंग पे जो रूट का कैच भी ड्रॉप हुआ, 2-3 एटलीस्ट लेग बिफोर डिसीजंस थे जो कि दे कुड हैव गॉन ईदर साइड। वो अंपायर आउट भी दे सकता था, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया, अनलकी रहे। बट आई स्टिल थिंक कि जो ये पिच है और जैसा इसने बिहेव करना है और जो हमें आउटलुक नजर आ रहा है, पाकिस्तान के पास एटलीस्ट और कुछ नहीं तो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर तो होना चाहिए, प्रॉब्ली इन द रिंग ऑफ नसीम ठीक। शाह। अच्छा अली, ये भी बताएं कि फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए जिन प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है, उनको रेस्ट देने का फैसला किया गया है, आपको ये फैसला मुनासिब लगता है? देखिए, फिटनेस की बेस नहीं थी। अच्छा। कोई मतलब लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स कि हम उनको ये कहें कि हमने फिटनेस की वजह से उनको रेस्ट दिया है। फिटनेस वाज़न्ट द प्रॉब्लम, ठीक है। अगर अगर फिटनेस क्या कहते हैं उसका प्रॉब्लम होता ना, तो आपको एटलीस्ट नजर आता। दो उसमें से फास्ट बॉलर ना, शाहीन और नसीम, जिन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग की पिछले मैच में, अच्छी खासी जान मारी, रिजल्ट्स नहीं मिले वो अलग बात है, बट एटलीस्ट वो अनफिट नहीं थे और उनका फिटनेस का इशू नहीं था। सेम इज द केस विद बाबर आजम। फिटनेस की आई डोंट थिंक वाज एन इशू। तो फिर क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम है माइंडसेट का और कुछ भी नहीं। आपके जो मेन की प्लेयर्स कंसिस्टेंटली फेल कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू नीड टू हैव फेथ इन द सिस्टम। लेकिन जब हमारे पास सिस्टम ही मौजूद नहीं है कि हमने प्लेयर को चांस देना है नहीं देना, यहाँ तो प्लेयर को हम लेके आते हैं, एक मैच में परफॉर्म नहीं करता, हम कहते हैं बाहर करो। ठीक है, हमें पता है कि कितने बड़े प्लेयर हैं, बाबर भी, शाहीन भी, नसीम। तो इनको ठीक है, आपको ये क्या चीज लगता है अली, चांसेस नहीं मिले? चांसेस मिले हैं, मैं ये नहीं कह रहा चांसेस नहीं मिले। अच्छा। आपको रेस्ट पहले देना चाहिए था। माय पॉइंट इज कि आपका जो उनको रेस्ट देना था, जो आपने उनकी मेंटल फिटनेस के ऊपर, फिजिकल फिटनेस पे काम करना था,
इट शुड हैव बीन डन बिफोर ऑल ऑफ दिस ना। आपको इतनी हैवी डिफीट, हिस्टोरिक एक डिफीट, वर्ल्ड रिकॉर्ड मेकिंग इन मल्टीपल फॉर्मेट्स डिफीट के बाद जब रेस्ट देते हो ना आप, इट ऑल इट हैज आर नेगेटिव कॉनोटेशन। कि इस सारी चीज का जो आउटलुक है वो इतना ब्लैक लस्टर और इतना अनप्रोफेशनल लग रहा है ना कि अगेन मैंने हुसैन के सामने और आपके शो पे इतनी दफा ये बात की है कि हम और कुछ नहीं, सिर्फ मजाक बन गए हैं पूरी दुनिया के सामने, स्पेशली पीसीबी जब इस किस्म की हरकतें करता है। और मजीद मजाक वाली चीजें ये है ना कि अब अगर हम बात करें इसी कंडीशन में जो हम मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड की टीम के साथ, इंग्लैंड वालों के कमेंटेटर्स जो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी रहे हैं इंग्लैंड के लिए, हम्म। दुनिया खेली है उन्होंने, उनको समझ नहीं आ रहा कि यार ऐसा क्या है कि ये चार, मतलब प्रॉपर चार स्पिनर और एक जो है ना ऑलराउंडर के साथ ये लोग बॉलिंग अटैक इन्होंने रखा हुआ है अपना। सॉरी। तो और हमारे पास तीन जो है ना सीमर्स हैं और दो हमारे पास स्पिनर्स हैं। तो कुछ है ऐसा जो हमें नहीं पता, जो गायब का इल्म शायद पीसीबी को है और हम लोगों को नहीं है, क्योंकि हम लोगों को नजर नहीं आता या हमारी अकली नाकिस है थोड़ी सी कि हम समझ पाए कि चार प्रॉपर स्पिनर्स, ये बड़ी अच्छी बात है चार प्रॉपर स्पिनर है, लेकिन यार कम ऑन, ऐसी पिच पे जिसकी शक्ल देख के पता लग रहा है उसमें क्रैक इतने हैं कि जब उसमें वो सीम पड़ेगा कि ये निकलेगी बॉल कहीं। और हमने टॉस जीत के फॉर्चुनेटली बैटिंग तो पहले ले ली है, लेकिन चौथी इनिंग्स तक खेलने की बारी उनकी आएगी, तब जाके गेम का रंग निकलेगा। अच्छा अली, जैसे आपने पिछले बाबर आजम की बात की, शाहीन की बात की, जिसका निमरा ने आपसे सवाल किया था, लेकिन क्या ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या प्लेयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? 2018 या 19 में आखिरी दफ़ा कायद आजम ट्रॉफी का मैच खेला था बाबर आजम ने, शाहीन शाह अफरीदी रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते, फिर रेड बॉल में आपका डिक्लाइन तो आना ही है। आपने अगर डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देनी, डोमेस्टिक के मैचेस नहीं खेलने, तो फिर तो डिक्लाइन आएगा। बिल्कुल आएगा। आई थिंक दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने पहले भी शायद यही बात की थी कि शाहीन जब इंजर्ड थे उनको वापस आने की जल्दी क्यों थी? वो इनसिक्योरिटी थी कि मेरी कोई जगह ले लेगा। तो हम कभी भी, हमारा बड़ा प्लेयर कभी भी रेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको शक ये है कि मेरी जगह जो खेलेगा वो दो तीन मैच खेल गया तो मेरी जगह ले जाएगा। ये इनसिक्योरिटी है, और ये इनसिक्योरिटी कौन आपको देता है? आपका बोर्ड देता है। ये इनसिक्योरिटी आपके सेलेक्टर्स आपको देते हैं, आपका स्टाफ आपको देता है। तो आप एटलीस्ट ऐसी एनवायरनमेंट तो क्रिएट करो कि प्लेयर को, जितना भी बड़ा प्लेयर हो जितना भी छोटा प्लेयर हो, उसको इस चीज की इनसिक्योरिटी ना हो कि यार मैं इंजर हो गया हूँ, मैं अपनी रिहेबिलिटेशन पे प्रॉपरली काम करके वापस आऊँ टीम में, मैं परफॉर्म करके वापस आऊँ टीम में। ना कि ये कि मैं जो एक मैच बाहर बैठ के अगले मैच वापस आ जाऊं, कि ये ना हो कि मेरी जगह जो भी आए वो जगह बना ले। तो ये ऐसी वो चीज है जिसमें जब तक प्लेयर कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा, वो कैसे, आप देखें, मैं अगर बीमार हो तो आज मैं कहता मैं शो नहीं कर सकता आज को, ठीक है, मैं हम्म। आप मुझे एटलीस्ट मुझे इतना फेथ है एबीएन में और अपने कोऑर्डिनेटर्स में कि मुझे पता है कि यार नेक्स्ट टाइम जब वो मुझे बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, और वो जब आप लोग कॉल करेंगे आई विल रिस्पॉन्ड एज वेल। बट मुझे यस। इतना फेथ है, लेकिन अगर मुझे इतना फेथ ही नहीं होगा कि यार यू गाइस विल नेवर कॉल मी बैक, तो मैं तो कहूंगा नहीं नहीं, मैं तो जैसे मर्जी, मैं पीछे नाक मेरी बह रही हो, आंखें मेरी बह रही हो, लाल हुई हो, जो मर्जी आना, तो मैं कहूंगा नहीं, मैं तो आऊंगा, क्योंकि मुझे इनसिक्योरिटी है कि मेरी जगह जो आज शो पे आ गया वो मेरी जगह ले लेगा। तो ये वही इनसिक्योरिटी जो प्लेयर्स के अंदर है। हमने बहुत दफा ऐसे देखा है, हमारे प्लेयर्स इंजर होते हैं, जबरदस्ती अपनी रिहेबिलिटेशन को पुश करते हैं, तेजी करते हैं, जिसमें वो प्रॉपर रिहेबिलिटेट नहीं हो पाते, और फिर जब टीम में आते हैं उनकी परफॉर्मेंसेज लो रहती हैं। और ये चीज आप गौर से देखें, ट्रेजेक्टरी देखें शाहीन के साथ, ये हमने देख लिया है। रिहा से जल्दी वापस आए, अपने आप को पुश किया, पेस उनकी नजर नहीं आती, रेड बॉल क्रिकेट वो इतनी कम खेल रहे हैं कि कहाँ से उनको वो एक्सपीरियंस मिलेगा। हसनैन ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब वो खेलेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे डोमेस्टिक को जहां पे वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी चीज को, जहां वो प्रॉपरली रिहेबिलिटेट होकर वापस इंटरनेशनल टीम में आ सकते थे, वो नहीं हो सका। सेम इज द ठीक। केस विद बाबर आजम, ही शुड हैव बीन रेस्टेड फॉर द प्रीवियस सीरीज, ही शुड हैव ऑप्टेड आउट हिमसेल्फ, लेकिन वो इनसिक्योरिटी इतनी बड़ी थी, ठीक है, कि जिसकी वजह से वो नहीं कर सके। सही। अच्छा अली, ये भी बताइएगा कि नसीम शाह का क्या कसूर है वैसे, उनको क्यों ड्रॉप किया गया, उसकी क्या वजह लगती है आपको, और वो ठीक वजह? नहीं, मुझे तो नसीब, शुरू में मैंने बात की कि नसीम शाह को ड्रॉप करना तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, हम्म। क्योंकि ही वाज द वन जिन्होंने लास्ट गेम में उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस की आप बात करें, वो बंदा फील्डिंग में भी जान मारी, उसने बैटिंग में भी जान मारी, उसने बॉलिंग में तो खास तौर पे जान मारी कि दो तीन लेग बिफोर डिसीजन कम से कम थे, जो कि अंपायर आउट देता तो आउट होता। हम्म। वो मतलब उसमें रिव्यू लिया तो अंपायर कॉल ही आ रहा था, एंड इट कुड हैव स्टेड दैट वे, इट कुड हैव बीन द अदर वे अराउंड। अगर बाबर आजम ने 178 के ऊपर जो रूट का कैच पकड़ लिया होता नसीम शाह की बॉल के ऊपर, तब भी कोई आउटलुक डिफरेंट हो सकता था। बट नसीम शाह को ड्रॉप करना, आई थिंक वो एक क्लाउड इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे कि अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारे तीन बहुत जो है ना की प्लेयर्स और मेन प्लेयर्स हैं, हम तीनों को रेस्ट दे देंगे एक साथ, तो
मतलब आप सिर्फ एक ऑप्टिक्स के लिए, एक जो है ना अपनी तरफ से म्यान रवि कायम करने के लिए कि हमारी तरफ से रवैया जो है ना वो सबके लिए एन बराबर है, उसके लिए आपने बेचारे नसीम शाह को दबा दिया, इसकी कोई तुक नहीं बनती। आई थिंक ऐसी पिच पे, ऐसे मैच में नसीम शाह जैसे दलेर प्लेयर की बहुत ज्यादा जरूरत आपको आई एम प्रीटी श्योर महसूस होगी। ठीक हो गया। अच्छा अली, थोड़ा सा अगर स्पिन के ऊपर बात कर ली जाए, स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर बात कर ली जाए, क्या आप समझते हैं कि कराची से मेहरान मुमताज़ को मुल्तान बुलाया गया, और मुझे तो पहले पता था कि उनको रेस्ट करवाने के लिए बुलाया गया, अब हमारी प्रायोरिटीज चेक कीजिए कि 21-22 साल का मेहरान मुमताज़ अब रेस्ट करेगा और 38 साल के नुमान अली साहब लीड करेंगे, मतलब हम किस तरह तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं, मुझे ये समझा दें प्लीज़ कि वाई मेहरान मुमताज़ को बिठाया गया और क्यों नुमान अली को खिलाया गया। वो आप कभी गौर से पढ़े ना, कभी किसी कॉर्पोरेट वेबसाइट के ऊपर लिखा, वी वांट टू फॉस्टर अ रिलेशनशिप टू ट्रेन द यंग जनरेशन ऑफ द अपकमिंग फ्यूचर लीडर्स। तो हम भी वो फॉस्टरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं जब हम फॉर द यंगस्टर्स को बेंच अपकमिंग करते हैं लीडर्स। फॉर द अपकमिंग लीडर्स, यस ऑफ कोर्स। तो देखें, मुझे मिस्टर नोमान के खेलने से प्रॉब्लम नहीं है, ही इज एन एक्सपीरियंस क्रिकेटर, उनके पास ही हैज अ वास्ट majority of experience. I think probably हमारे domestic circuit में as a spinner he has probably the most wickets right now. उनका खेलना मुझे बिल्कुल जो है ना वाजिब लगता है इस गेम में, क्योंकि हमें जरूरत है और थी ऐसे स्पिनर की टीम में। और we have seen Mr. Noman perform as well in Test cricket, but मेहरान मुमताज को ड्रॉप करना, आई थिंक वी वांट टू, मतलब मेहरान मुमताज इज यंग, मेहरान मुमताज हैज नॉट प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, बट एटलीस्ट हमें उनकी कैपेबिलिटीज का पता है। और ऐसे एनवायरनमेंट में जब आप इंटरनेशनल सर्किट की मतलब ड्राफ्ट में भी आ जाते हो, आप टीम में भी आ जाते हो, स्क्वाड में आ जाते हो, यू एक्चुअली गेट टू लर्न अ लॉट। तो हम एटलीस्ट, बेशक हम 78 साल के नुमान अली को खिला रहे हैं, लेकिन हम 21 साल के मेहरान मुमताज को सदा ट्रेन जरूर करवा रहे हैं, और उस एनवायरनमेंट में ट्रेन करा रहे हैं जहाँ वो इंग्लैंड के अगेंस्ट एटलीस्ट प्रिपेयर तो कर रहा होगा, स्ट्रेटेजी वाइज उसको कुछ सीखने को तो मिल रहा होगा। मे बी नॉट दिस मैच, मे बी नेक्स्ट मैच हम अपने स्पिनर एक दो कम करके, हो सकता है जाहिद महमूद आज ये वाला मैच खेलें, हो सकता है अगला मैच कराची का ना खेलें, हो सकता है मिस्टर नुमान जरूर खेल रहे हैं, उनके साथ शायद मेहरान मुमताज का ऑप्शन आपको देखने को मिले। इट ऑल डिपेंड्स कि ये मैच कैसा चलता है, बट हमारे पास एटलीस्ट मेहरान मुमताज उस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, दैट शुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर आवर फ्यूचर प्लेयर्स। अच्छा अली, एक और बड़ी जरा पुरतजस्सुस बात है कि मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील कैसे बच गए, मतलब वो कैसे ड्रॉप नहीं हुए? देखिए, आई थिंक कीपिंग में तो पाकिस्तान के पास इस टाइम मोहम्मद रिजवान से अच्छा ऑप्शन तो कोई है नहीं। अच्छा। अब ऑब्वियसली वो कीपर के साथ बैट्समैन भी हैं, लेकिन बैटिंग बैटिंग उनकी तो कर डाउन नहीं द रहे, निमरा का सवाल भी तो वैलिड था कि बैटिंग तो वो बिल्कुल नहीं हाँ, कर रहे। परफॉर्मेंस पे मैं बात करी ना। परफॉर्मेंस देखें, एक चीज थोड़ी सी स्ट्रेटजी भी होती है, और थोड़ा सा आपको अगेन वही बात कि आपको चांस देना होता है। आप रिजवान जैसे प्लेयर को हु हैज परफॉर्म रिसेंटली इन इन डिफरेंट फॉर्मेट, जो कि रन किए हैं उन्होंने, तो एक मैच में रन नहीं किया, इट्स ओके। हमारे और भी हैं 4-5 बैट्समैन जिन्होंने नहीं रन किए, जो नहीं कर रहे, लेकिन हम फिर भी उनको चांस दे रहे हैं। लेकिन रिजवान का ओवरऑल इम्पैक्ट एज अ प्लेयर जो टीम में है, बिहाइंड द स्टंप्स जो टीम में क्रिएट होता है, एंड देन ऑब्वियसली वो बैट पे जिस दिन बैट करने जाए और उस दिन चल जाए उनका बैट, तो ऑब्वियसली वो बैट रन भी कर सकते हैं, तो मे बी दैट्स व्हाई। बट सऊद शकील हैज हैड अ प्रोलिफिक रिकॉर्ड अगेन। वो एक्सेप्शन की बात कर लें कि पिछला मैच उनके लिए भी एक्सेप्शन था कि वो नहीं चल पाए, कर रहे थे अच्छी बैटिंग, पहली इनिंग्स में अच्छा स्कोर भी किया, लेकिन सऊद शकील को ड्रॉप करना आई थिंक बनता नहीं था उनका। ही इज कैरिंग रिकॉर्ड्स ऑन हिज बैक कि अच्छा अच्छा। इतनी जल्दी इतने रन्स करना, और पाकिस्तान की पिच में कंडीशंस को असेस करके ऑब्वियसली उन्होंने, ही इज द वाइस कैप्टन, तो हमें तो तो पता है तो कैप्टन आप और वाइस समझ रहे कि कैप्टन उन तो रिकॉर्ड्स की वजह से सऊद शकील को ड्रॉप नहीं किया गया? नहीं, नॉट नॉट ओनली रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स की बात यह है कि वो जो परफॉर्म करते आ रहे हैं उस वजह से रिकॉर्ड बन हाँ, रहा है वो ना, रिकॉर्ड्स ये परफॉर्मेंस अच्छा भी अली, है। ठीक है, जी। ये फेयर एनफ साउथ वाला पॉइंट भी आपका है। दूसरा, अगर मान लिया जाए कि सरफराज को भी हमने बाहर कर दिया तो रिजवान को इस वजह से नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि कप्तान शान मसूद की नसीबुल्लाह अगर को बात बेंच की पे। जाए, कप्तान शान मसूद की अगर बात की जाए तो उनकी कप्तानी में अब 6 मैचेस पाकिस्तान की टीम हार चुकी है, उन 6 में से 2 मैचेस हम बांग्लादेश के खिलाफ हारे हैं। सो किस हद तक हम उनको बर्दाश्त कर सकते हैं अब, क्योंकि हमारा जो कैप्टनसी के हवाले से पेशेंस है पाकिस्तानी अवाम का भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी, वो बड़ा कम है। हम इतना अरसा किसी को इतनी शिकस्तों के बावजूद कप्तान नहीं बर्दाश्त कर सकते। देखिए, हमें तो वैसे ही हमारा लाडला जब तक कप्तान ना बने तो वैसे ही बर्दाश्त नहीं होता, और कोई और उसके अलावा बनने किसी को बर्दाश्त नहीं होता। बट देन अगेन अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिकॉर्ड टू हैव शान मसूद का, कि 6 मैचेस 6 लॉसेस, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बट वी नो कि शान मसूद ब्रिंग्स सम पॉइस, सम एलिगेंस टू द गेम, एंड ही इज अ गुड क्रिकेटिंग ब्रेन।
और आपको पिछले मैच में और कुछ नहीं तो उनका इंटेंट देख के एटलीस्ट आपको ये इस चीज की कंफर्मेशन हो जानी चाहिए दैट ही वांट्स टू चेंज टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। आई एम सॉरी। वो अच्छा। चेंज लाना चाह रहे हैं, वो अच्छा खेलना चाह रहे हैं, वो इंटेंट के साथ परफॉर्म करना चाह रहे हैं। यार जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट इस टाइम पूरी दुनिया खेल रही है, वो पाकिस्तान भी खेल सकता है। एंड आई इफ आई एम द कैप्टन आई शुड लीड फ्रॉम द एग्जांपल एंड ही इज। और यू हैव टू गिव दैट चांस। आपको ये इतना मार्जिन एटलीस्ट शान मसूद को देना पड़ेगा कि जो वो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ठीक है आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो नजर आ रहा है कि यार ये बंदा कुछ करने की कोशिश तो कर रहा है। यस। अनलाइक अदर थिंग्स के मैं पिछले पिछले मैच की बात करूं, हमारा जो मैच था, हमारे रन रेट शान कह रहा हूँ, बाबर आजम और सऊद शकील की पार्टनरशिप से पहले ठीक है 4 से ऊपर का था, 4.5 का था गालिबन। और जब सऊद शकील और बाबर आजम की पार्टनरशिप लग गई, डे एंड हुआ, तो हमारा रन रेट 3 पे आ गया था। उन्होंने काफी स्लो क्रिकेट खेली थी, अच्छी खासी स्लो क्रिकेट खेल रहे थे जब वो पहली इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। तो उससे पहले तक हमारा इंटेंट चल रहा था, शान मसूद बैट कर रहे थे, नजर आ रहा था। बट जैसे ही शान मसूद अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, वो ऑब्वियसली ओल्ड, थोड़ी सी हमें पुरानी अप्रोच वाली क्रिकेट देखने को मिली फ्रॉम सऊद शकील एंड बाबर आजम। दैट चलिए। कुड हैव बीन द कॉल, वो टर्निंग पॉइंट भी हो सकता था कि वहां पे अगर हमने वो इंटेंस जारी रखा होता तो वो कंटिन्यू कर लेते हैं, मैच में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, हमारा मैच का रुख थोड़ा डिफरेंट होता। बट देन अगेन शान ठीक। मसूद हैज बीन डूइंग इट। तो शान मसूद हैज बीन एन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर एंड आई डोंट थिंक कि हमें अभी कप्तानी के ऊपर कोई सवाल करना चाहिए। ठीक है 6 हार गए मैच, है गलत बात, बहुत बर्बादी फिरी हुई है पूरे पीसीबी के ऊपर, लेकिन उस बेचारे का क्या कसूर है कि जब प्लेयर ही परफॉर्म नहीं कर रहा। और उसने बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी की थी कि आप टेस्ट मैच जीतना तो 20 विकेट लेनी, और हम 20 विकेट नहीं ले पाए। हमारी स्ट्रेटेजी नहीं थी, हमारे बॉलर्स का स्किल नहीं था, ऐसे तो नहीं है, स्ट्रेटेजी भी थी, स्किल भी है। एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आई। एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम तब आती है जब हम मेंटली अनस्टेबल होते हैं, अनफिट होते हैं, हमें इनसिक्योरिटीज होती हैं डिफरेंट चीजों की, और हम एक्स्ट्रा पुश दे रहे होते हैं बगैर चीजों को एग्जीक्यूट प्रॉपरली दिमाग लगा के बिल्कुल। कि हमने इसको अचीव कैसे करना है। बस आप जो है ना जबरदस्ती जोर लगा रहे हो, तो सही हो जबरदस्ती गया। जोर नहीं लगाना, हमने ठीक। प्रॉपर टेक्निक के साथ चीजें अप्लाई करनी है। एंड दैट्स व्हाई शान मसूद आई ठीक हो थिंक गया शुड स्टे। ठीक ठीक हो गया अली, बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने के लिए। वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुने मुतालिक अली ताबिश हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम के हवाले से। सर्दियों के मौसम के ऊपर हमने अपडेट आपको दी थी कि इस्लामाबाद में किस तरह ये आ रहा है, कराची को किस तरह इफेक्ट कर रहा है। लेकिन निम्रा, जब सर्दी आती है ना, तो सर्दी अपने साथ बहुत सारी खूबसूरतियों के साथ साथ बीमारियां भी लेके आती है। कोई शक बहुत सारी नहीं, ऐसी अभी सब बीमारियां लोग होती हैं। ज्यादातर बीमार है वैसे देखा एग्जैक्टली जाए। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है। सर्दी के मौसम में लोग ज़्यादातर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, उनमें मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन इन बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है? अगर हम अपनी खुराक का ध्यान रखें, हम अपनी खुराक में कुछ ऐसे खाने शामिल करने की ज़रूरत को महसूस करें जो हमें अंदर से मजबूत कर सकते हैं, जिसको इस काबिल बनाया जा सकता है जो मुतअद्दिद बीमारियों से लड़ाई कर सकते हैं। हमारा इम्यून बिल्कुल। सिस्टम इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो मौसम सरमा की रवायती बीमारियों से बचने के काबिल हो। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ होंगी जो रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं में शामिल हों और सर्दियों में इन बीमारियों से महफूज रहा जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है। सो उसके लिए चलते हैं मेरे ख्याल में मनाहिल के पास, जी। और मनाहिल से जानते हैं कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं सर्दियों में। मनाहिल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। चलें जी, टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में अपने सवालात और जवाबात का सिलसिला टॉपिक तो सुन ही लिया आपने, तो बताइएगा ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा डाइट प्लान है जो फॉलो किया जा सकता है, या ख़ास ग़िज़ाएँ जिनका इस्तेमाल करके ये तमाम तर बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं जब सर्दियां आती हैं तो कोल्ड, कफ, फीवर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा जो है वो एलर्जी का रुझान भी ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में हमने अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रखनी है। इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए ज़रूरी है कि हम शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप जानते हैं चीनी जो है वो आपकी इम्यूनिटी को कम करती है। इसके साथ ही साथ हमने फ़ौरन फिक्स से चीज़ों को उठा के नहीं खा लेना, यानी कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, उनको वार्म करके हमेशा इस्तेमाल करना है। जैसे हम ठंडा दूध पी लेते हैं, ठंडी हम दही खा लेते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क, इन सारी चीज़ों को आपने वार्म इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही साथ आप सूप्स का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी, लेमन ग्रास टी,
जहाँ तक बात आती है फैटी फूड्स की, तो वो आपने अवॉइड करना है, क्योंकि आपने देखा है कि हार्ट अटैक का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है व्हेन इट कम्स टू विंटर्स। और इसके साथ ही साथ आपने जो कैफीन है चाय कॉफ़ी, वो 2 कप से ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि जब हम 2 कप से ज़्यादा करते हैं, 3 या 4 या 6 कप लेते हैं, तो उससे होता ये है कि हमें स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है और हमारी इम्यूनिटी जो है वो खुद ब खुद कम हो जाती है। तो ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम हमारी इम्यूनिटी जो है वो विंटर्स में अच्छी रहेगी। ठीक हो ठीक है। गया। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, हमारी स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आपके आ रहे होंगे, क्योंकि आज बहुत सारा इस्लामाबाद तो सारा ही अपने घरों बंद में है। होगा, इस्लामाबाद में सरकारी छुट्टी है। आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, मनाइल से पूछ सकते हैं कि अपनी ग़ज़ा को किस तरह से रखा जाए सर्दियों के मौसम में। मनाइल, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ जब आती हैं ना, अभी सिर्फ दस्तक देती हैं, हमें एहतियात करने की तरफ हम जा रहे होते हैं, लेकिन दस्तक के साथ ही ज़ुकाम आपको आके पकड़ता है, नज़ला आ जाता है। तो ये बुखार। नज़ला, ज़ुकाम और बुखार ये तो कॉमन सा हो गया। इससे किस तरह बचा जा सकता है? जो आप बातें कर रही हैं कि फ्रिज से चीज़ें निकाल के थोड़ा सा देर के बाद खाएं, लेकिन ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे ही आके आपको अटैक कर देता है। इससे बचाव के कोई है तरीके हैं या कोई डाइट्स हैं जो कि हम बिल्कुल गर्मियों के एंड में ही स्टार्ट कर दें? देखिए, आपने जो है वो बाहर से जो है वो कम खाएं, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है ना वो इस टाइम पीरियड में बिल्कुल कम होती है। अच्छा। तो इम्यूनिटी को बेहतर रखने के लिए आपने जो है वो ठंडी गजाओं का, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, कि इस्तेमाल नहीं करना। उससे जो है वो ज्यादा मसला आ रहा है। अच्छा, सही। मनाहिल, दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है ख़ास तौर पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कह सकते हैं, डेंगू के केसेस भी, जैसे ये ट्रांजिशन हो रही होती है सर्दियों से, सॉरी, गर्मियों से सर्दियों की तरफ हम जा रहे होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस अपनी तरफ है, लेकिन डेंगू के भी केसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि इंसान के खाने पीने में शामिल हो, जिससे एटलीस्ट अगर कोई डेंगू का शिकार हो गया या किसी और टाइफॉइड वगैरह का, तो वो बेचारा बच सकता है? देखिए, डिहाइड्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। जब भी हमारा ये मौसम में तब्दीली आती है या हम विंटर्स की तरफ जाते हैं, तो हमारी जो हाइड्रेशन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप अपने हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करते हैं, यानी कि आप जूसेस का इस्तेमाल करें। फ्रेश जूसेस से मेरा मुराद फ्रूट जूसेस नहीं है, मेरा मुराद ये है कि जितने भी हमारे पास वेजिटेबल्स आते हैं उनके जूसेस, जैसे क्यूकम्बर हो गया, स्पिनच हो गया। इसके अलावा आप बीटरूट का इस्तेमाल करें। तो इन सारी चीज़ों का जब आप जूस बनाकर पिएंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर रखेगा, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के बेहतर होंगे, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी। और जहाँ तक डेंगू की बात आती है, अगर किसी को डेंगू हो गया है हम्म। तो उसको चाहिए कि वो जो है वो इन जूसेस का इस्तेमाल करे। और बेहतरीन जूस जो है वो हमारे पास बीटरूट का है। आपने 2 ग्लास पानी लेना है जग में, उसके अंदर आप एक बीटरूट डाल लें, एक क्यूकम्बर डाल लें और साथ में 7 मिंट लीव्स, इसका ओके। आप जूस बना लें। और जो डेंगू वाले पेशेंट्स हैं, इसका इस्तेमाल दिन में वो 3 से 4 दफा करें। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, राजा शौकत साहब कश्मीर से। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। राजा शौकत साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी हाँ, आ रही है बात। जी सर, अपना सवाल पूछिएगा। आपको और आपके मेहमान को मेरा सलाम जी, तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। और डॉक्टर साहिबा से गुजारिश है कि ये जो बच्चे हैं 5 साल से लेकर 18 साल तक, ये इनके लिए बिलखसूस सर्दियों में इनके बारे में बताएं कि इनको क्या ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जी, ठीक हो बच्चों गया। से मुतालिक। ठीक हो गया, यंग बहुत ब्लड जो है। जी, बहुत जी, शुक्रिया जी। कॉल करने के लिए। मनाहिल, बताइएगा बच्चों को क्या खिलाना पिलाना चाहिए? बच्चों के लिए अगर हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करें तो उनको अंडे की जर्दी आपने लाजमी देनी है। इसके अलावा दलिए का इस्तेमाल करें उनके लिए। और अगर बच्चा नहीं खाता, क्योंकि बच्चों का होता है कि हमने जी खेलना है, हमने खाना नहीं खाना, और उनका पेरेंट्स का भी इतना तवज्जो नहीं होती इस चीज़ पे, तो आपने उनको घर में जो है वो प्यूरीज बना के दें। कोई अच्छा। भी फ्रूट ले लें, उसको योगर्ट में आप ब्लेंड कर लें और उसकी बहुत अच्छी सी प्यूरी बन जाती है, वो उनको दें। इसके अलावा आपने अपने सालन में, अपने राइस में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। अगर वैसे वो वेजिटेबल्स नहीं खाते सैलड फॉर्म में, तो उनको चावल और सालन इस तरह से करके दें। ओट्स का इस्तेमाल करें, उनको दलिया दें। अगर वो ये चीज़ें नहीं भी खाते तो उनको स्मूदी बना दें। अगर आप अच्छा। स्मूदी बना रहे हैं, उनको कोई चॉकलेट में कोई चीज़ पसंद है, तो थोड़ी-सी वो भी साथ में ऐड कर दें। इससे ये होगा कि वो पैकेज फूड की तरफ नहीं जाएँगे और वो नेचुरल चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ ज़्यादा जाएँगे। ठीक। अच्छा फिज़ा, हमने देखा है कि अगर सर्दियों की बात किया जाए तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। सो इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथन के लिए कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें सर्दियों में स्पेशली खानी चाहिए? उबले हुए अंडे हो गए,
इसके साथ ही साथ दलिया का इस्तेमाल है, सूप्स हैं किसी भी फॉर्म में, वेजिटेबल सूप सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा आपने प्रोटीन का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में लाजमी रखना है। ऑयल जितना हो सकता है, चिकनाई वाली चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, और शुगर को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि शुगर से जो है वो आपकी इम्यूनिटी कम होती है। और इसके साथ ही साथ जो कैफ़ीन का इस्तेमाल हम करते हैं वो 2 कप से ज़्यादा ना करें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो सूप्स की आपने बात की है, वेजिटेबल सूप हो गया, कुछ कोई भी किसी किस्म का भी अगर आप सूप बनाते हैं तो वो बनाते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो सिर्फ आपकी सेहत के लिए हो? क्योंकि अक्सर हम लोग जो सॉसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कॉर्नफ्लावर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, वो बेहतर है या नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? देखिए, कॉर्नफ्लावर जो हम डालते हैं वो हमारे टेस्ट के लिए और उसको बेहतर फॉर्म में लाने के लिए होता है, तो कोशिश क्या करें कि कॉर्नफ्लावर आप जो है वो ना इस्तेमाल करें, और अगर कर भी रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को कम रखें। ठीक। इसके साथ ही साथ ये है कि सूप्स जो हैं वो इसी तरह हेल्दी बनेंगे जब आप उसमें वेजिटेबल्स डालेंगे ज़्यादा, उसमें चिकन का इस्तेमाल करें, रेड मीट का इस्तेमाल करें। लेकिन ये है कि हर क्वांटिटी को देखते हुए रखें। हम क्या करते हैं, हम जब सूप बनाते हैं तो हम सारा ही जी चिकन डाल देते हैं या सारा ही मीट डाल देते हैं, तो हर चीज़ की क्वांटिटी को बैलेंस रखें। ठीक। अच्छा मनाइल, हमने देखा है कि सर्दियों में ना खाबू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। मटन कढ़ाई चल रही होती है, बीफ कढ़ाई चल रही होती है। चिकन तो बिल्कुल ही सर्दियों में हम पसंद ही नहीं करते कि मटन और बीफ के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर फ़िश होती है जो कि फ्राई भी होती है। दूसरी चले बारबेक्यू वाली तो साइड पे कर दें। तो खाबों की भी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल इस तरह की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसमें आप सुनने वालों को क्या कहेंगी कि अपने जो खाने हैं उनको मेरा ख्याल है उसी तरह से कंट्रोल करना चाहिए जैसा गर्मियों में कंट्रोल होते हैं? जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि विंटर्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें गर्माइश फ़ील होती है ऐसे खाने खा के, तो हमें एक सूदिंग सा इफ़ेक्ट आता है, जिसकी वज़ह से हमारा रुझान जो है वो ऐसे खानों की तरफ ज़्यादा होता है। अब यही वक़्त होता है जब आपको कोलेस्ट्रॉल जैसा मसला होता है, जैसे हार्ट अटैक का रेट जो है वो विंटर में आपने देखा होगा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो जी। जब हम चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वज़ह से हमारी आर्टरीज़ ब्लॉक होती हैं और हमें हार्ट अटैक जैसे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो पानी की हम बात करते हैं कि बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है और मेरे ख्याल में एक इंसान जितनी भी कोशिश करे तो एक आम आदमी बहुत ही ज़्यादा वो कोशिश में कामयाब नहीं हो पाता है। पानी फिर भी हम बड़ा ही कम पीते हैं जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेटेड ही रहती है। तो कोई अल्टरनेट वेज हैं जिससे एटलीस्ट इस प्रॉब्लम से बचा जा सके? जी, बिल्कुल है। आप लोग हर्बल टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ग्रीन टी है, लेमन ग्रास टी है। इसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी ज़्यादा नहीं पीते तो 1 ग्लास पानी में आप पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट डाल लेंगे, तो आपकी वाटर अब्ज़ॉर्प्शन जो है वो बॉडी की ज़्यादा होगी। इसके अच्छा। अलावा आपने ऐसी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है जिसमें पानी है, जैसे क्यूकम्बर है। अगर हम उसका इंटेक करते हैं तो उसमें वाटर है, तो वो हमारी वाटर इंटेक को कहीं न कहीं जो है वो बैलेंस कर देता है। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो डिहाइड्रेशन लेवल्स हैं वो बेहतर रहेंगे। सही, ठीक। मतलब कि आप जूसी फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं अपने एटलीस्ट खाने पीने में, चलें, सही है ना? जी, जी, ऐसा ही अच्छा है। मनाइल, मुझे ये बताइएगा कि ओके। सर्दियों में हमने देखा है कि ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कितना ज़्यादा अच्छा है आपकी सेहत के लिए, और इसके अलावा कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमें रेगुलर इस्तेमाल करने चाहिए? रेगुलर इस्तेमाल में तो हमारे पास वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, नट्स हैं, ये सारे ही बहुत अच्छे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स होते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को भी बेहतर रखते हैं, हमें हेल्दी फैट जो रिक्वायर्ड होती है बॉडी को वो देते हैं। लेकिन इनको मुट्ठी से ज़्यादा नहीं खाना आपने। अगर आप खाते हैं तो ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो हार्ट अटैक का लेवल है, इन चीज़ों को जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो वो आपने मुट्ठी जितना खाना है उससे ज़्यादा नहीं खाना। ठीक। अच्छा और ये भी कहीं जी जी ये वेट जी गेन भी करता है। जी जी। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा मूंगफली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओह मूंगफली जो माय है गॉड, सर्दियों की हमारी यस। सौगात होती है। उस हवाले से बताइएगा कि उसका इस्तेमाल ठीक है? वैसे तो वो एक तो मेरे हद ख्याल से ड्राई ज़्यादा फ्रूट में ही करना आता है शुरू मेरे कर ख्याल देते हैं है। हम। हाँ। देखिए, आपने मुट्ठी भर मूँगफली का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। जो हेल्दी फैट्स हैं, वो फिर आपके जो है वो बुरे फैट में कन्वर्ट हो जाएगा बॉडी के लिए। तो बेहतर ये है कि आपने मुट्ठी भर नट्स का इस्तेमाल करना है। जब आप मुट्ठी भर कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बेहतर है, वो आपको एक सूदिंग इफ़ेक्ट भी देगा, इम्यूनिटी भी अच्छी रखेगा, एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है, तो वो आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि मुट्ठी से ज़्यादा नहीं। ठीक। अच्छा, मुट्ठी से ज़्यादा मूंगफली नहीं खानी चाहिए। एक और, जिस तरह निम्रा ने आपसे सूप्स के हवाले से पूछा ना, तो हमारे हाँ। यहाँ सर्दियों में अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए दूध जलेबी का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। वो जलेबी आपको पता है उसमें कितना ज़्यादा शीरा होता है, हुँ। चीनी का इस्तेमाल होता है। फिर दूध भी उसकी वो क्वालिटी हेल्दी के नहीं ऊपर होता, तो कोई यस। मेरा ख्याल है कि हर बंदा ही कॉम्प्रोमाइज़ करता है पाकिस्तान में। तो उससे किस तरह अवॉइड करना चाहिए, और क्या दूध जलेबी आपको पीनी चाहिए या नहीं? क्योंकि देखने वालों के लिए
ये मेरा ख्याल है कि एक अनोखा सवाल होगा कि दूध जलेबी की तरफ वो जाते हैं कि बॉडी को गर्म रखा बहुत जाए। लोग। हम्म। देखिए, आप जो है ना वो चिकनाई अपने लिए पैदा कर रहे हैं, ठीक है, और चिकनाई वाले खानों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर तो आप टेस्ट के लिए लेते हो, वंस अ वीक अगर आप ले रहे हो सिर्फ टेस्ट करने के लिए जैसे हम कहते हैं, तो फिर ठीक है। लेकिन वैसे आप गुड़ जो है जलेबी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करके देखें तो वो आपको सेम टेस्ट देगा। ठीक हो गया मनाल, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी सर्दियों से मुतालिक। होप्सो कि आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप लोग अमल भी करेंगे। दूध जलेबी जो है वंस इन अ वाइल, वो भी टेस्ट करने के लिए सिर्फ। चले एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे इस्लामाबाद की। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद इस वक्त दुल्हन की तरह चमक रहा है। हमने कल भी अपने प्रोग्राम में बात की थी, इस्लामाबाद को सजाया गया है। अगर सरकारी इमारतों की बात की जाए तो उनको देख के लगता ये है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। और सजावट उनकी बेहतरीन अंदाज में की गई, और फिर जो रोड्स हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में लाइटिंग की गई है। एक नया इस्लामाबाद हमें नज़र आ रहा है, और इस तरह का इस्लामाबाद हमें बहुत कम देखने को मिलता है। हम अक्सर निमरा जब देखते हैं तो यहाँ पे धरने हो रहे थे, यहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही थी, मेट्रो कंटेनर्स के अलावा लाइट्स नजर आ रही हैं। हाँ, कंटेनर्स को हटा दिया गया, अब लाइट्स नज़र आती हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन नज़र आती है, और तमाम तर चीज़ें हमें इस वक्त CDA ने प्रोवाइड की हैं। अब हम CDA से जाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चीज़ें अवाम इसको बदस्तूर देखेगी, या फिर जो ही SEO खत्म होगा तो उसके बाद वापस हम पुराने इस्लामाबाद में चले जाएंगे। बहुत मासूमाना सवाल है आपका, चले पूछे में बिल्कुल जी। मासूमाना सवाल। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जी मेंबर CDA एनवायरनमेंट तलत महमूद गोंदल साहब। गोंदल साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं कि इस्लामाबाद को आपने दुल्हन की तरह सजाया है। सबसे पहला सवाल तो मेरा मासूमाना सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद इसी तरह सजा रहेगा, या SEO के बाद बिल्कुल से हम पुराने इस्लामाबाद में चले जाएंगे? जी, बहुत मेहरबानी मुझे इनवाइट करने के लिए मॉर्निंग शो में। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। इस्लामाबाद की खूबसूरती के हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं वो यकीनन कुछ तो उसमें ऐसा पार्ट है जो SEO के हवाले से किए गए हैं, और स्पेशली हमने पिछले 2-3 महीने से दिन रात लगा के ये अरेंजमेंट्स की हैं SEO स्पेसिफिक। बट ओवरऑल भी अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से मेजॉरिटी ऑफ जो डेवलपमेंट हुई है, जो ब्यूटिफिकेशन हुई है, वो परमानेंट है। लाइक अगर लैंडस्केपिंग हुई है, अगर फ्लावर बेड्स बने हैं, अगर हमने ब्यूटीफुल एलिमेंट्स ऐड किए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जिस तरह से आपने कन्वेंशन सेंटर देखा, उसकी सारी आउटलुक चेंज कर दी है, उसकी सराउंडिंग में उसकी लैंडस्केप सारी डेवलप कर दिया, तो ये परमानेंट होगा, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद के शहरी इससे लुत्फानंदोज होंगे और बेनिफिट करेंगे SEO के बाद भी। और बाकी ये बिल्कुल हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है, और शहरियों की, इस्लामाबाद के शहरियों की तरफ से भी ये बड़ा मुतालबा आया है कि इस ब्यूटिफिकेशन को इसी अंदाज में कायम रखा जाए, और हम यकीनन इसको कायम रखेंगे SEO के बाद भी, और इस्लामाबाद इसी तरह जगमगाता रहेगा, इसी तरह एक ब्यूटीफुल, आप जैसे आपको अंदाजा है कि इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में से एक है, और हमारी पूरी कोशिश होगी चेयरमैन CDA की। गोंदल साहब, फिर तो मेरे ख्याल में अगर हम मजीद कोशिश करें तो हमारा कैपिटल जो है वो फिर नंबर 1 पे आ जाएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली वही, अब CDA जो है वो दिन रात इसके लिए एक कर रहा है और करेगा, और यही हमारी ख्वाहिश है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो अभी इस्लामाबाद में हुई है सजावट, वो क्या अशिया उसमें जो इस्तेमाल हुई है वो रिसाइकल शुदा है, या फिर डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कबाड़ खानों से लाई गई हैं? ये बहुत सारी चीजें हमने इन हाउस डेवलप की हैं। इन हाउस हमारे पास अपना एनवायरनमेंट की टीम है, जिस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे हमने जो है वो रिसाइकल आइटम से, हमारे पास पुरानी लकड़ी पड़ी हुई थी उसको हमने यूज किया है। उसके अलावा हमारे पास पुराना बहुत सा स्टफ पड़ा हुआ था जिसको हमने रिसाइकल किया है, और अपनी इन हाउस टीम्स के जरिए हमने डेवलप किया। स्पेशली जो ब्यूटिफिकेशन का कंपोनेंट है, जगह जगह के ऊपर आपने देखा होगा कि मोर लगे हुए हैं, उसके अलावा बाकी खूबसूरत जो है एक कश्ती भी देखी मैंने सर। क्या चीज थी? कश्ती भी देखी, घोड़े भी देखे, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सब। जी बिल्कुल, मोस्टली चीजें हमने रिसाइकिल की हैं, और अपने इंटरनल CDA एनवायरनमेंट की टीम ने ये मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द काम खुद किया है इन हाउस। हाँ। अच्छा, मुझे बताइएगा तलत साहब कि इस्लामाबाद अब सज चुका है। आपने हमें अच्छी खबर दी कि
ये सजावट आगे भी रहेगी, लेकिन इसकी इन्हेंसमेंट के लिए भी आप कोई काम करेंगे, क्योंकि इसको साथ साथ इन्हेंस किया जाए। हमने देखा है कि इस्लामाबाद एक ऐसी सिटी है, हर शख्स का दिल यही होता है कि वो इस्लामाबाद में आए, यहाँ पे धरना दे। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी ब्यूटी तबाह हो जाती है, लेकिन जब ब्यूटी तबाह होती है तो फिर उसके ऊपर हमें उसकी वापस रिकंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलती। तो इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कुछ प्लान्स हैं सीडीए के? जी डेफिनेटली, ये जो सीडीए जो एक्टिविटीज कर रहा है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जिस तरह से पहले मैंने गुजारिश की कि ये एससीओ स्पेसिफिक भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस ब्यूटिफिकेशन का प्लान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन सीडीए से डिमांड किया था और उन्होंने उनसे प्रेजेंटेशन ली थी और चेयरमैन सीडीए ने अपना पूरा प्लान प्रेजेंट किया और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ये कंटिन्यू रहेगा। और दूसरा जो दूसरी आपने बात की कि यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं कि चीजें डैमेज होती हैं, तो उसमें हमारा इस्लामाबाद के शहरियों के से रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारा अपना सबका शहर है, ये खूबसूरत सिटी है और इस्लामाबाद के सिटीजन का शहर है ये, तो सारों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी हर चीज को हम अपनी खूबसूरती की हिफाजत करें और हम अपनी चीजों की हिफाजत करें ताकि उसमें इजाफा हो, उसमें खराबी ना हो। ठीक हो गया। अच्छा गोंदल साहब, आप लोगों ने इस्लामाबाद को बड़ी खूबसूरती से सजाया है और ऑब्वियसली बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, लेकिन पर्सनली आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने जो काम किया है, अभी सीडीए ने जो काम किया, उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत पॉइंट कौन सा बना जिसको सजाया गया? जी देखिए, डी चौक बहुत खूबसूरत बनाया है हमने, मल्टी लेयर्स के ऊपर लैंडस्केपिंग की है, खूबसूरत उसके ऊपर एलिमेंट्स ऐड किए हैं जिस तरह से आपने देखा। और आप रात को अगर जाएं तो वहाँ पे फैमिलीज आ रही होती हैं शाम के बाद और फैमिलीज जो हैं वो फोटोग्राफी कर रही होती हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके साथ सामने हमने एक लेजर शो का इंतजाम किया जो पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग को इंतहाई खूबसूरत कर देता है, ग्रीन सब्ज रंगों में, और एससीओ समिट 2024 उसके ऊपर आता है। तो डी चौक मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा खूबसूरत है और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बहुत अच्छा है, बट डी चौक उसमें से मेरे ख्याल तलत साहब, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। हमने देखा है पूरी दुनिया में जब आप घूमते हैं ना तो वहाँ पे हाई राइज का कॉन्सेप्ट है, और हाई राइज बिल्डिंग जितनी भी होती हैं वो उस शहर की खूबसूरती को एक नया रंग देती हैं। इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेट है कि उस तरह से नहीं है, लेकिन जिना एवेन्यू में फिर भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं और कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। सो हाई राइज के हवाले से सीडीए की क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है, कितनी ज़्यादा हाई राइज हम आगे आने वाले 5 से 10 साल में पाकिस्तान में और स्पेशली इस्लामाबाद में देखेंगे? जी, इसके हवाले से बिल्कुल बाकी दुनिया के कैपिटल्स की तरह ही इस्लामाबाद में जो सीडीए का प्लानिंग विंग है उसने अपने रेगुलेशंस रिवाइज किए हैं, उसने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको ईज आउट किया है। और अब हमारी ख्वाहिश यही होगी कि मैक्सिमम हाई राइज पे एज सच लिमिट उस तरीके से नहीं है, बट एक सर्टन रेगुलेशंस है कि फ्लोर एरिया रेशो हर प्लाट साइज के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि जी अगर इतना आपका एरिया है तो आप इतने फ्लोर्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसको अब सीडीए के प्लानिंग विंग ने जरा इस तरफ ले जाने की कोशिश की है कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए कि हाई राइजेज, और आप अगले 10 साल में देखेंगे कि इसका ट्रेंड जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत बेहतर हो जाएगा। बट हमें साथ ही साथ जो सीडीए का मास्टर प्लान है उसके साथ भी अडेयर करना हमारे लिए जरूरी है। तो मास्टर प्लान के अंदर रहते हुए ही जो सीडीए का प्लानिंग विंग है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक। अच्छा गोंदल साहब, मुझे इत्तेफाक हुआ मार्केट जाने का और मैंने वहाँ पे मतलब मुतअद्दिद लोगों को ये कहते सुना कि हुकूमत जो है वो शाह खर्चियाँ कर रही है और ये जो सिर्फ इन्होंने ये लगाई हैं लाइट्स वगैरह, उससे जो बिल बनेंगे एक आम आदमी के टैक्स से ही वो सब होता है और ये सब खर्चे कर रही है हुकूमत, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो एक आम आदमी को एड्रेस कीजिएगा कि क्या उनका जो कंसर्न है वो दुरुस्त है नहीं है। जब आप लोग ऑब्वियसली हुकूमत आप लोगों को ऑन बोर्ड लेती है और हुकूमत ऑन बोर्ड होती है तभी आप लोग काम करते हैं, तो हुकूमत ने उसके लिए ऑब्वियसली काम किया होता है, पहले से होमवर्क किया होता है। जी डेफिनेटली, ये चूंकि एक प्री प्लान्ड इवेंट था और पाकिस्तान का इसमें देखें कि कितना पाकिस्तान के लिए गुडविल जनरेशन है। 1997 के बाद इस लेवल का बड़ा इवेंट हो रहा है जहाँ पे 13-14 ममालिक की लीडरशिप हमारे पास आ रही है। तो हमारा हॉस्पिटैलिटी, पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है और मेज़बान कौम है, और हॉस्पिटैलिटी के तनाजुर में ये सारी अरेंजमेंट्स की गई हैं ताकि एक अच्छा इमेज अपने मुल्क का क्रिएट हो। और जिस तरह से पहले भी मैंने गुजारिश की कि मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स जो हैं हमने कोशिश ये की है कि मिनिमम एक्सपेंडिचर के साथ इन हाउस अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उनको रीजनरेट किया गया है और उनको इस्टेब्लिश किया गया है, और इस एक्सपेंडिचर को बिल्कुल मिनिमम रखा गया है। और सीडीए उसके लिए अपने रिसोर्सेज जो है वो से ही उसको मीट करेगा और इसका सिटीजन्स के ऊपर कोई उस तरीके से वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। और ये बिल्कुल हमारे मतम नज़र है। और अच्छा, हमारे पास आखिरी मिनट चल रहा है। तलत साहब, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, जो निमरा ने भी सवाल किया था कि
जितनी भी फजूल खर्ची होती है इसे आवाम कहती है। क्या आप सोलर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, सोलर्स लगाएंगे पूरे इस्लामाबाद में? जी, ग्रेजुअली हम उस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कंपनीज को एंगेज कर रहे हैं कि हम सोलर्स की तरफ जाएं और हम अपनी जो मिनिमम है जो यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी की वो उसको मिनिमाइज करें। बहुत शुक्रिया जी तलत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी CDA ने जो किया शंघाई ताउन तंजीम के लिए इस्लामाबाद में, उससे मुतालिक ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।